ओके हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पीजीईपी चैप्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट टू क्लासेस में जो भी हम लोग सीखे थे एक बार के लिए उसको क्विक रिवीजन करते हैं फर्स्ट। ओके, तो पीजीईपी चैप्टर ये क्या था, तुम्हारा इनकम टैक्स का 5 ईयर्स ऑफ इनकम होता है, उसमें वन ऑफ देम है। तो 5 ईयर्स में क्या क्या आता है तुम्हारा, एक है तुम्हारा कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, और होता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट। तो हम लोगों का हाउस प्रॉपर्टी हो चुका है, कैपिटल गेन हो चुका है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो चुका है। अब बचा हुआ है 5 ईयर्स में से दो, एक पीजीबीपी, एक तुम्हारा सैलरी। ओके, पीजीबीपी से हर में हमेशा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते रहता है, 15 to 16 लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से हम करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा पर फर्स्ट क्लास में जो हम लोग किए थे, देखे थे सर, जब हम लोग प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे तो सर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते ही हैं। ये जो पीएल अकाउंट अगर है तो पीएल अकाउंट में तो सर हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते ही हैं, राइट। तो सर अलग से इनकम टैक्स में फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो हम लोग ने देखा क्या कि सर बहुत सारा रीज़न है उस। फर्स्ट रीज़न क्या है सर, देखिए पीएल अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं वहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमको फॉलो, बैलेंस शीट वो फॉलो करने पड़ता है, प्लस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। ओके, बट इनकम टैक्स अपना अलग ही रूल्स बना के रखा है। नॉर्मली क्या है, हम लोग एक कोई भी अगर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी खर्चा का तुम पेमेंट, सपोज कोई भी सपोज कुछ इंटरेस्ट था, सपोज बैंक लोन का इंटरेस्ट था, तो तुम अगर पेमेंट नहीं भी किया तब भी तुम पीएल अकाउंट में उसको एज अ एक्सपेंडिचर दिखाएगा। बट यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, इनकम टैक्स में बोलता है कि अगर तुम सपोज कोई भी ऐसा पेमेंट जो सेक्शन 43B हम लोग आज से देखेंगे, अगर तुम उसका पेमेंट किया है तब जाके इनकम टैक्स में उसको खर्चा मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। जैसे कि पीएफ पीएफ तुमसे काट के रख लिया, ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं करेगा तब तक इनकम टैक्स उसको खर्चा नहीं मानता, राइट। बट अकाउंट्स में तो पीएफ तुम प्रोविजन दिखा दिया, एक्सपेंडिचर बुक हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ तुम खर्चा बुक कर दिया अकाउंट्स में, चलो खर्चा हो गया तेरा। बट इनकम टैक्स में तब तक नहीं मिला जब तक तुम उस पीएफ का तुम बाय ड्यू डेट पेमेंट नहीं करते, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे। और भी एक मेजर रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में जो हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से करते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट, जो शेड्यूल 2 है कंपनीज एक्ट का, जो तुम लोगों का सीएमए का, तुम लोग इसमें पढ़ोगे, ग्रुप 2 में है तुम्हारा कंपनी अकाउंट्स में, एंड सीए वाला का ग्रुप 1 में है। तो वहाँ पे देखना शेड्यूल 2 का हिसाब से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन का लाइफ दिया हुआ रहता है, तो रेट क्या होगा कैलकुलेट करके हम लोग करते हैं, आइदर डब्ल्यूडीबी या फिर एसएलएम मेथड। बट इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का रेट तो अलग है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि क्या एक तो 5% है, 10% है, 15, 20, 30 अलग अलग ब्लॉक हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है, बिकॉज ऑफ दैट हमको इनकम, हम लोग टैक्स पेबल करने के लिए, फॉर द टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन करने के लिए हमको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स में, तो हमको वहाँ पे इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेगा। दैट मीन्स मेरा डेटा क्या रहेगा, मेरा सोर्स क्या रहेगा, जब हम करेंगे सम्स कंसेप्ट कराने के बाद पीएल अकाउंट्स का डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो जो खर्चा इनकम टैक्स को लगता है कि अलाउ नहीं होना चाहिए, बट तुम पीएल अकाउंट में चार्ज कर बैठे हो, तो उसको ऐड बैक करो, डिस अलाउ होगा। खर्चा का डिस अलाउ मतलब क्या, इनकम बढ़ गया ना, कोई भी खर्चा का इनकम टैक्स अलाउ नहीं करेगा तो ऐड हो जाएगा, बिकॉज खर्चे की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो प्रॉफिट के साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब हम कराएंगे समझ तो समझ में आएगा। सिमिलरली अब क्या है, जब हम लोग पी अकाउंट्स बनाते हैं वहाँ पे क्या है, ऑल इनकम क्रेडिट साइड में पी अकाउंट में तुमको दिखेगा। बट इनकम टैक्स में तो अलग अलग हेड है सर, कैपिटल गेन का अलग हेड है, अदर सोर्सेज का अलग हेड है, हाउस प्रॉपर्टी का अलग हेड है, पीजीबीपी का अलग हेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अलग हेड है। और इवन इनकम टैक्स में कुछ कुछ इनकम का तो टैक्स रेट भी अलग है, तो हमको तो अलग करना ही है, सेपरेट करना ही है, ठीक है। नाउ हम लोग फर्स्ट देखे थे सर क्या कि कौन डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट क्या था सबसे, अब थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम। तो डेप्रीसिएशन क्लेम के लिए इनकम टैक्स में क्या था कि भाई ओनरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओनर मतलब क्या, लीगल ओनर इंपॉर्टेंट है कि डीम्ड ओनर इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा ओनर? टीम ओनर सर। डीम्ड ओनर। अगर हम लीगली ओनर नहीं भी है, एक मिनट, अगर हम लीगली ओनर नहीं भी, अगर हम उसका डीम्ड ओनर है, सपोज हम अगर हम लीज लिए किसी से, ठीक है, तो हम 99 ईयर्स का लीज, तो वहाँ पे तो अल्टीमेटली हम डीम्ड ओनर हो गए ना, मेरा पूरा राइट है उस एसेट पे, तो चल जाएगा। दूसरा तुम्हारा यहाँ पे एसेट में इंटेंजिबल एसेट भी कवर था, जो कॉपीराइट पेटेंट वगैरह सब कुछ कवर था, प्लांट का फिर यहाँ पे देखे थे हम। दूसरे एक इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पे, डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब तुम एसेट को यूज किया ड्यूरिंग द ईयर। अगर एसेट को यूज नहीं करेंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बट ये हमेशा फर्स्ट ईयर में हम लोग चेक करते हैं। दूसरा, बट कुछ कुछ स्टैंड बाई एसेट होता है। स्टैंड बाई एसेट मतलब सपोज जनरेटर, जनरेटर का कब यूज होगा, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चले गया, तब जाके जनरेटर जो मशीन है चल हम यूज करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर हम परचेस करके रख दिए, बट इसका यूज कब करेंगे, जब
आग लगेगा कंपनी में तब यूज़ होगा। तो सर जो स्टैंड बाई एसेट होता है उसका केस में क्या, उसको तो यूज़ तभी होगा जब एक सिचुएशन अराइज होगा, तो उस केस में अलाउ हो जाएगा यूज़ हो या, बट इट शुड बी केप रेडी फॉर यूज़। रेडी होना चाहिए एकदम कि हाँ एनी टाइम में कुछ होगा तो ये यूज़ किया जा सकता है, रेडी फॉर यूज़ होना चाहिए, राइट। उसके बाद देखेंगे सर कि डेप्रीसिएशन का रेट, जैसे कि इनका अकाउंट्स में क्या होता है, डेप्रीसिएशन सपोज तुम कोई एसेट 9 मंथ्स के लिए यूज़ किया तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन का जो भी रेट था इंटू 9/12। कोई एसेट 6 मंथ्स के लिए यूज़ किया, अकाउंट्स में बोल रहे हैं हम लोग इंटू 6/12 पे। बट इनकम टैक्स में इस तरह से नहीं है। इनकम टैक्स में बोलते हैं अगर आप एसेट यूज़ किए, ये हमेशा कब चेक करेंगे बोलो, ये कंडीशन कब चेक करना है, कितना दिन यूज़ किया नहीं यूज़ किया, बोलो कब चेक करना है। फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, मैंने जिस साल हम एसेट को परचेज किए हैं उस साल चेक करना है, उसके बाद तो फुल ईयर ही मिलेगा। तो वहाँ उस दिन जिस साल हम एसेट को एक्वायर करते हैं उस साल हमको चेक करना है कि एसेट का जो पुट टू यूज़ है, मतलब हम जो इस साल बिजनेस में यूज़ किया कितना दिन यूज़ किया। अगर 180 दिन या फिर उससे ज़्यादा यूज़ किया तो जो डेप्रीसिएशन का रेट है फुल रेट, सपोज डेप्रीसिएशन का रेट अगर 10% है तो 10% रेट में तुमको डेप्रीसिएशन मिलेगा। बट अगर हम एसेट का पुट टू यूज़, मतलब एसेट जब भी परचेज किए, सपोज ऐसा डेट के बाद किए कि हम इस साल उस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज हम 22-23 का बात करें, 22-23 में हम 180 दिन से कम यूज़ किए, तो तुम्हारा जो डेप्रीसिएशन का जो रेट है, जो रेट था वो हाफ रेट हो जाएगा, सपोज ये हो जाएगा 5%। तो सर एग्जाम में समझे हैं कैसे, इतना काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग देखा सर बैक कैलकुलेशन करके एक कट ऑफ डेट क्या, 3 अक्टूबर। अगर तुम 22-23 का करिए तो 3 अक्टूबर 2022 से पहले अगर तुम कोई एसेट परचेस करके यूज़ करने में लगा चुकी हो तो आराम से तुम्हारा 180 डेज ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अगर ऑन और आफ्टर 3 अक्टूबर अगर कोई भी एसेट हम परचेस करके पुट टू यूज़ किए होंगे तो हमको कितना रेट में मिलेगा बोलो, हाफ रेट में, बिकॉज उससे कम ही होगा। 3 अक्टूबर के बाद से तुम्हारा काउंट करोगी, देखना हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे ना, ये रहा देखो, 3 अक्टूबर के बाद से अगर हम काउंट करते हैं ये आफ्टर 3 अक्टूबर तो क्या होगा, सपोज हम 4 अक्टूबर को एक एसेट परचेज किए तो क्या होगा, उस अक्टूबर महीने में 28 दिन यूज़ हुआ, इसमें 30 दिन 31 दिन 28 31 दिन 28 दिन 31, तो 179 हो रहा। दैट मीन्स 3 अक्टूबर या फिर उससे पहले अगर करेंगे तो 180 दिन हो जाएगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स 3 अक्टूबर से पहले, अगर 3 अक्टूबर या फिर उससे पहले अगर किए होंगे तो आराम से 180 दिन हो जाएगा, तो आपका फुल रेट में मिलेगा। अगर 3 अक्टूबर या फिर उसके बाद एसेट परचेस करके पुट टू यूज़ किए होंगे तो कितना रेट मिलेगा, हाफ रेट पे मिलेगा, ठीक है। बट हाँ नेक्स्ट ईयर से फुल रेट पे मिलेगा। ये जो है चेक लगाना है हमेशा फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो फर्स्ट ईयर अगर कुछ नया एसेट तुम परचेस किया तो हर साल कुछ ना कुछ नया एसेट तुम परचेस कर रहा होगा तो वहाँ पे तुमको ये चेक लगाना है, ओके। नेक्स्ट मतलब जैसा ब्लॉक कंसेप्ट। ब्लॉक कंसेप्ट क्या था कि सपोज इनकम टैक्स में क्या है ना, नेचर ऑफ एसेट हमको देखना है कि किस नेचर का एसेट है और उसका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसा है। जैसे कि इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन का चार्ट क्या है, ये फिक्स्ड है, ये तुमको याद रखना है, ये तुमको रिमेंबर याद रखना है, ओके। क्या है कि बिल्डिंग का कैटेगरी में दो एसेट आ सकता है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दूसरा तुम्हारा ऑफिस या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो डेप्रीसिएशन का रेट कितना होगा, 5%, ओके। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, 5%। इन केस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग क्या होगा, 10%। दैट इज एक कंपनी है, एक कंपनी का तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी का एग्जांपल लो, हम लोग का तो रेसिडेंशियल यूनिट भी है, पूरा टाउनशिप है, अपना क्वार्टर है कंपनी का, वो सब क्या रेसिडेंशियल पर्पज यूज होता है, तो वहाँ पे कितना डेप्रीसिएशन मिलेगा, 5%। अब जो ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वहाँ पे कितना डेप्रीसिएशन मिलेगा, 10%। तो यहाँ पे दो ब्लॉक होना, तो ब्लॉक कंसेप्ट क्या है, नेचर ऑफ बिल्डिंग, सॉरी नेचर ऑफ एसेट एंड डेप्रीसिएशन अगर सेम हुआ तो उसको एक ब्लॉक में काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरा कंपनी में जितना भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा उसको हम कौन सा ब्लॉक में काउंट करेंगे, बिल्डिंग रेसिडेंशियल, जिसका इनकम टैक्स हिसाब में 5% डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए। सिमिलरली मेरा कंपनी में जितना भी ऑफिस एंड फैक्ट्री बिल्डिंग होगा वो कौन सा ब्लॉक में फॉल करेगा, बिल्डिंग ऑफिस या फैक्ट्री, जिसका रेट है 10%। दो अलग अलग ब्लॉक हुआ ना। बाकी फर्नीचर एंड फिक्सचर, मेरा कंपनी में जितना भी फर्नीचर एंड फिक्सचर है वो सब 10% वाला कैटेगरी में आएगा, तो एक ही ब्लॉक है फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए, एक ही ब्लॉक है अंडर फर्नीचर फिक्सचर, 10% खत्म। अगेन प्लांट एंड मशीनरी, इसका 3 ब्लॉक है तुम्हारा, प्लांट एंड मशीनरी का 3 ब्लॉक है, कुछ का रेट है 15%, कुछ का 20%, कुछ एसेट का है 40%। तो 3 ब्लॉक है 15 20 40, 15 20 40, 15 20 40, ओके। तो सब 15% वाले में कौन सा है, जो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी होता है। अब तुम बोले ऐसा प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, जैसे सिंपली प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, बुक,
व्हीकल, कोई भी इक्विपमेंट, साइंटिफिक एप्लीकेशन एक्सेट्रा, कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, कुछ ये तुम्हारा सब प्लांट एंड मशीनरी में होता है, जितने मशीन्स वगैरह। अगर तेल का कुआं है, ऑयल वेल्स वगैरह है, ये भी तुम्हारा 15%। अगर तुम्हारा कंपनी का खुद का शिप है या फिर कोई ऐसा कंपनी जो जहाज का ही कंपनी है, तो उसका शिप और वेसल्स के लिए कितना 20% मिलेगा। ओके, अब सब कंपनी में कंप्यूटर रहता है, बुक्स रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है, तो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुक्स के लिए कितना 40%। 40%। ओके, ये पूरा पूरा याद रहना चाहिए चार्ट। अब उसमें और एक है तुम्हारा 40% में और क्या है, कंप्यूटर छोड़ के एयर या फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। हर कंपनी जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहता है सब में एयर पोल्यूशन कंट्रोल या फिर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस रहता है। एनर्जी मतलब एनर्जी पावर कम यूज हो, एनर्जी सेविंग डिवाइस इंक्लूडिंग विंड मिल्स, ये सब रहता है। तो ये सब केस में कितना 40%। 40%। 40%। अब बाकी रहा इंटेंजिबल एसिड। इंटेंजिबल एसिड का मतलब क्या था, जो हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट इट हैज सम मार्केट वैल्यू लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये सब इंटेंजिबल एसिड। उसमें कितना 25%। 25%। देखो इनकम टैक्स में ये रेट है, बट अकाउंट्स में तो डिप्रिसिएशन का रेट तो एज पर कंपनीज एक्ट हम लोग क्या करते हैं, यूज बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ कैलकुलेट करते हैं। तो एक दैट मीन्स अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो जब हम पीजीपी का सम्स कर देखना है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में डिप्रीसिएशन अकाउंट्स का दिया हुआ है तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। डिप्रीसिएशन का वजह से मेरा क्या होगा, अकाउंट्स का मेरा प्रॉफिट कम है, उसको ऐड कर लो। अब फ्रेश जो डिप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स ऐड है उसको हम लेस करेंगे, अलाउ। ठीक है, क्लियर। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था तुम्हारा, तो ब्लॉक कर से क्या होता है, सेम नेचर ऑफ एसेट होना चाहिए एंड सेम रेट ऑफ डिप्रीसिएशन होगा, तब एक ब्लॉक में काउंट होगा। ठीक है। ना उसके बाद हम लोग बोलते हैं सर रिटर्न डिप्रीसिएशन का कैलकुलेशन, दैट इज एसेट का ब्लॉक में डिप्रीसिएशन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले रहेगा तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। अगर पुराना एसेट है तो नया एसेट में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नील होगा, राइट। उसके बाद जो भी एसेट इस ब्लॉक में हम इस साल परचेस किए वो सब ऐड होगा। ऐड होगा, नया एसेट परचेस किया इस पर्टिकुलर ब्लॉक में तो एसेट ऐड होगा। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ तुमको याद रखना है, अगर तुम कोई भी एसेट परचेस किया था, ओके, कोई भी एसेट तुम परचेस किया था, बट उसका जब पेमेंट तुम कर रहे हो, उसका पेमेंट 10,000 से ऊपर तुम कर रहे हो एक दिन में एक सिंगल पर्सन को, किसमें, कैश में, तब क्या होगा, वो तुम्हारा ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेगा। ये अमेंडमेंट था, बोला ना एक्चुअल कॉस्ट ये होगा। हाउएवर पेमेंट एक्सीडिंग 10,000, 10,000 के ऊपर तुम किसी को, सपोज तुम पेमेंट एक एसेट तुम परचेस किया 50,000 का, उसमें से तुम क्या कर रहे हो कि 30,000 तुम कैश पेमेंट कर रहे हो और 20,000 चेक पेमेंट कर रहे हो। तो 30,000 जो हम कैश में पेमेंट किया वो मेरा ब्लॉक में ऐड ही नहीं होगा, इनकम टैक्स उसको कंसीडर नहीं करता। बोलता कोई भी अगर तुम 9,000 या फिर 10,000 तक की भी पेमेंट करता एक दिन में एक सिंगल पर्सन को, ठीक है, तो चलता। बट हम अगर एक दिन में एक सिंगल पर्सन को उसी एसेट से रिलेटेड 10,000 से ऊपर पेमेंट करते तो वो तुम्हारा ऐड नहीं होगा ब्लॉक में। एग्जाम्पल नीचे फिर हम दिखा देंगे। तो कौन सा मोड प्रेस्क्राइब है सर, आप अकाउंट पे ही चेक में पेमेंट करो, आप डिमांड ड्राफ्ट में पेमेंट करो, ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करो। बट हाँ, अगर आप क्रॉस चेक में पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, तो तुम्हारा कंसीडर एक्चुअल ब्लॉक का इसमें ऐड नहीं होगा। ये अमेंडमेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोले थे क्वेश्चन आता ही यहाँ से। अब माइनस क्या करते हैं, जो भी एसेट सेल हो जाता है या फिर जब इंश्योरेंस क्लेम, हम लोग कैपिटल गेन में इंश्योरेंस वाला देखे थे जहाँ पे क्या था, जब इंश्योरेंस का क्लेम मिला तो भी जो भी एसेट सेल हो गया या फिर डिस्कार्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसका वैल्यू यहाँ पे माइनस होगा। तो जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आया इसी के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है वो लगाते हैं। अब जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लगाना है तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जो नया एसेट जो परचेस किए उसमें से कौन सा एसेट है जिसका पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो हाफ हो जाएगा, 10 है तो 5 हो जाएगा, 15 है तो 7.5 हो जाएगा। अब बात देखिए जो अमाउंट है बैलेंस के ऊपर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। ठीक है। नाउ इसका एक एग्जांपल, बस एक ही तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज एक एसेट परचेस किए थे हम 2 लाख का, ओके। अब इस एसेट का पेमेंट कैसे करें हम, उसमें से 25,000 जो हम पेमेंट किए हैं कैश में, अब बाकी 1,75,000 हम चेक में पेमेंट किए। तो यहाँ पे बताओ कि जो एसेट का ब्लॉक में कितना ऐड होगा, 2 लाख ऐड होगा कि 1,75,000 ऐड होगा, कितना ऐड होगा 1,75,000, बिकॉज ये 25,000 ऐड नहीं होगा, बिकॉज तुम 10,000 से ऊपर तुम पेमेंट किया है कैश में, दैट इज अदर देन अकाउंट पे चेक डिमांड ड्राफ्ट, तो तुम्हारा अलाउ नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद ये वाला जैसे एक बार रीड कर लेना, मोटर व्हीकल वाला लेस इंपॉर्टेंट है। एडिशनल डिप्रीसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा इस क्वेश्चन में जब भी तुम पीजीपीपी का सम्स कर रहे हो हमेशा याद रखना कि तुम्हारा क्वेश्चन में कहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं है, कहीं
प्रिंटिंग वाला कंपनी ये तो नहीं, बिजनेस तो नहीं है, कहीं पावर का जनरेशंस या फिर ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी तो नहीं है। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, अगर कोई कंपनी प्रिंट करता है कोई भी आर्टिकल थिंग्स, या कोई कंपनी पावर जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उस कंपनी का केस में बोलता है कि तुमको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलने का ये तो मिलेगा ही। ठीक है, तुम अगर नया एसेट परचेस किया या फिर पुराना एसेट में नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो मिलने का वो तो मिलेगा। इन एडिशन टू दैट तुमको हम एक बेनिफिट दे रहे, क्या ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन। कितना? 20%। तुम कुछ भी नया एसेट परचेस करो, अगर तुम इस इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग, पावर में हो, प्रिंटिंग में, तो तुमको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कौन सा शेयर? ओनली जब हम परचेस करते एक बार ही, वन टाइम ही मिलेगा, वन टाइम ही मिलेगा। कौन सा एसेट पे मिलेगा? ओनली न्यू फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी पे, ओनली नया न्यू फैक्ट्री का जो भी हम प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं उसमें। कोई भी नोट्स मत करना, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, अब बुक तो तुम लोगों के पास है ही। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है ना सर, जो हम नया एसेट परचेस किए हैं वो एसेट सपोज हम 3 अक्टूबर का बाद परचेस किए, अगर कोई भी एसेट 3 अक्टूबर का बाद परचेस करते हैं तो दैट मीन्स उस पर्टिकुलर ईयर में उस एसेट का यूज़ 180 दिन से कम हुआ ना। तो अगर 180 दिन से कम हुआ तो तुम्हारा जो डिप्रिसिएशन का रेट है वो भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 20 का जगह 10% हो जाएगा। तो सर बाकी 10, तो बाकी 10 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में तुमको बाकी जो 10% उस एसेट के ऊपर था वो मिल जाएगा। तो इस ईयर में हाफ 10% मिलेगा, नेक्स्ट ईयर फिर 10% मिलेगा। अगर तुम्हारा ये तुम्हारा नॉर्मली क्या है 180 से ज़्यादा है पुट टू यूज़, तो नॉर्मल पूरा 20% ही मिल जाएगा। ओके, इट इज एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन एक बार ही देता है हर एसेट पे, नया एसेट पे, न्यू फैक्ट्री प्लांट मशीनरी पे। तो सर कौन कौन से में नहीं मिलेगा? अगर तुम सेकंड हैंड परचेस किया तो नहीं मिलेगा। तुम कोई भी प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया किस लिए? ऑफिस का यूज़ के लिए। फैक्ट्री अलग होता है, ऑफिस अलग होता है। फैक्ट्री मतलब एक प्लांट का अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और बाकी ऑफिस प्रेमाइस है जहाँ पे नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ का नहीं मिलेगा। ओके, फैक्ट्री के अंदर मिलेगा। तो अगर ऑफिस यूज़ के लिए तुम किया, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए किया, गेस्ट हाउस के लिए कोई अगर प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हो तो उस पर नहीं मिलेगा। सपोज तुम्हारा कंपनी में सबका क्वार्टर में एसी लगा रहा है कंपनी, तो तुम एसी परचेस किया, तो एसी पे क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस एंड नो? नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज वो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन है सर, गेस्ट हाउस है, ऑफिस प्रीमाइसिस है, फैक्ट्री के अंदर के लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, फैक्ट्री का अंदर का प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन वगैरह लेता है तो उसमें एक्स्ट्रा जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है 20% मिल जाएगा, एक ही बार नहीं मिलेगा। और किस में नहीं मिलेगा? ऑफिस का कोई भी इक्विपमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सपोज तुम ऑफिस यूज़ के लिए, सपोज अपना एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग के लिए, मैंने पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, या फिर जो लोग जीएम रहता है उन लोगों का पिकअप एंड ड्रॉप के लिए तुम लोग कार परचेस किया, कंपनी बस परचेस किया, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं मिलेगा। या फिर सपोज सेल करने के लिए हम क्या किया, हम जब प्रोडक्शन करके माल बेचना है तो माल बेचने के लिए हमको ट्रांसपोर्टर चाहिए, तो हम लोग खुद का 10-12 टू ट्रक ले लिए। ठीक है, तो इस टाइप का रोड ट्रांसफर व्हीकल में तुम्हारा नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर ये रोड ट्रांसफर व्हीकल तुम यूज़ करें कहाँ पे? प्लांट का अंदर मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए। सपोज तुम्हारा प्लांट बहुत बड़ा है, ओके, तुम्हारा प्लांट का ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट। अब क्या है, ये रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, हमको रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ लाना है, रॉ मटेरियल यहाँ से यहाँ लाना है, तो अपने आप तो नहीं आएगा, हमको तो चाहिए ट्रक चाहिए, आई वॉन्ट ट्रक, आई वॉन्ट डंपर, हमको ट्रक चाहिए, डंपर चाहिए, क्रेन चाहिए, ईओटी क्रेन चाहिए, उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग उसको? हाइड्रा, हाइड्रा बोलते हैं ना उसको। जेसीबी। ठीक है, सॉरी जेसीबी, हाँ जेसीबी, जेसीबी जो रहता है जेसीबी। तो ये सब चाहिए, तो ये सब क्या मटेरियल ट्रांसफर करे विद इन दी प्लांट। तो अगर विद इन दी प्लांट मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए यूज करे तो इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, तुम लोग का क्वेश्चन टफ नहीं करेगा, इस एक्चुअली सीए फाइनल लेवल पे, सीए में फाइनल पे बहुत डिटेल में पूछते हैं। एनीवे, शिफ्ट ईयर कट पे नहीं मिलेगा, और ऐसा कोई भी ऐसा जिस पे ऑलरेडी 100% मिल चुका है तो नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन तुम लोगों को पता है कि न्यू टैक्स रेजिम भी है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। तो जो न्यू टैक्स रेजिम, एक होता है ओल्ड टैक्स रेजिम, एक होता है न्यू टैक्स रेजिम। तो सबके पास अगर तुम जैसे इनकम टैक्स में एसएससी कितना होता है? 7 कैटेगरी का होता है। इंडिविजुअल जैसे कि हम लोग भी एसएससी है, ठीक है, मेरा कुछ भी हेड्स का इनकम, मेरा सैलरी का भी इनकम हो सकता है, मेरा हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, मेरा कैपिटल गेन का भी इनकम हो सकता है, अदर सोर्सेज का भी हो सकता है, मेरा पीजीबीपी का भी इनकम हो सकता है। ओके, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, ये इतना सारा है। तो ये न्यू टैक्स रेजिम का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलता है। तो अगर तुम इंडिविजुअल, अगर तुम इस स्कीम में जाते हो तो ये बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पूछते पर तुमको समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? ब्रितिशा। देखो एक्चुअली हम रिवीजन करा रहे हैं, डिटेल में अभी नहीं कर पा रहे, तब भी थोड़ा बहुत आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा, सो दैट तुम इस चैप्टर को कैच कर पाओ। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत?
ठीक है, बाकी तुम इसका डिटेल मेरा 2 लेक्चर जो है यूट्यूब में दिया हुआ है, देख लेना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चंस फिर हम लोग कराए थे। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या सर, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट उसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है, राइट। नॉर्मली हम लोग देखे थे सर कैपिटल गेन चैप्टर में, कैपिटल गेन कैसे होता है, सेल किया, सेल माइनस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह था उसमें इंडेक्स का बेनिफिट वगैरह लेकर वो होता है। बट अगर तुम्हारा कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट का मीनिंग क्या है, जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि लैंड छोड़ के बाकी जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ तो बिल्डिंग्स हो गया, तुम्हारा फर्नीचर्स हो गया, प्लांट मशीनरीज हो गया, वहाँ पे इंटेंजिबल एसेट, ये सब तुम्हारा क्या डेप्रिसिएबल एसेट है, ओके। अगर डेप्रिसिएबल एसेट है वहाँ पे कैपिटल गेन अलग तरह ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो होता है, वहाँ पे कैपिटल गेन के लिए ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो होता है और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। इसको तुमको तभी समझ में आएगा जब कैपिटल गेन वाला लेक्चर तुम देख लोगी, ठीक है। डोंट वरी, अभी जितना आ रहा है उतना में फोकस दो, बाकी सब तुम्हारा यूट्यूब में है, हम दे देंगे बाद में लाइव एक्स्ट्रा करा देंगे फिर हम। नेक्स्ट, अब सर यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, तो 2 सिचुएशन यहाँ पे हम लोग लिए थे, राइट, यहाँ पे डिटेल में भी लिखे थे हम लोग, ये 2 सिचुएशंस था, राइट। क्या था सर, अगर हम लोग कैपिटल इन केस ऑफ ब्लॉक कंसेप्ट डेप्रिसिएबल एसेट 2 सिचुएशन हो सकता है। तो ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक ब्लॉक में मल्टीपल एसेट में भी दिया, सपोज तुम्हारा पास मेरा कंपनी में हजारों बिल्डिंग है, तो हजारों बिल्डिंग कौन सा बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो हर बिल्डिंग के आगे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, 1000 बिल्डिंग को एक ब्लॉक मान के एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बोलो, हजारों बिल्डिंग को ब्लॉक मान के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली मेरा कंपनी में से सेम टाइप का बहुत सारा मशीनरी है जो कि ना, सॉरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर है जो कि ना 10% ब्लॉक में आता है, तो सबका क्या अलग अलग करेंगे, नो, एक ही इसमें कर दो। तो नाउ अगर हम ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो करते हैं तो ब्लॉक में क्या होता है, एक एसेट था, दूसरा आया, फिर एक तो सेल हुआ, तो ऐसा कर होते रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो क्वेश्चन है सर, 2 सिनेरियो तुम्हारे पास आ सकता है कि सर हम पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल किए, मतलब मेरा ब्लॉक में जितना एसेट था उसका थोड़ा बहुत एसेट सेल किए। सपोज ये तुम्हारा एसेट था 1 लाख का, फिर तुम 50,000 का परचेज किया था यहाँ पे, तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, 1,50,000 रुपया। तो उसमें से सर एक एसेट हम बेच दिए, कितने में बेचे हम, 2 लाख में। तो सर मेरा एसेट का वैल्यू ओपनिंग प्लस WDV कितना था, 1,50,000, बेचे कितने में, 2 लाख में। तो ये जो वैल्यू नेगेटिव हो गया सर, तो क्या करें, अगर वैल्यू नेगेटिव हो गया मतलब तुम्हारा जो एक कैपिटल गेन हो जाएगा। वाई, बिकॉज ब्लॉक का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो तुमको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। डेप्रिसिएशन तब तक मिलेगा जब तक तुम्हारा ब्लॉक एग्जिस्ट करता है एंड ब्लॉक का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। तो अगर सेल करने के बाद तुम इतना ज़्यादा प्राइस में सेल हो गया तुम्हारा कि ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तब तो तुमको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है नेगेटिव, ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है डिटेल में हम लोग किए थे कैपिटल गेन चैप्टर में। तो अब क्या है, तो दैट मीन्स इसमें 2 सिनेरियो आ सकता है। अगर सर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग प्लस एडिशन, इस साल जो एडिशन हुआ मेरा केस में 1,50,000, इससे ज़्यादा होता है तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, नेगेटिव। देखा 50,000 नेगेटिव, तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके। दूसरा सिनेरियो लेके चलो, देखो 1 लाख का एसेट था ओपनिंग, प्लस हम परचेस किए 50,000 का, तो 1,50,000 हुआ। बट बेचा, सपोज मेरा पास 10 एसेट था, उसमें 5 एसेट बेच दिया, तो कितने में बेचे, 1,20,000 में बेचे। तो बेचने के बाद क्या मेरा बैलेंस पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बेचने के बाद भी मेरा ब्लॉक का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। इसको कहना है से कि ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। अगर बेचने का बाद भी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, पूरा एसेट तो नहीं बेचा, ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, वैल्यू पॉजिटिव है, तब उसको हम उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं डेप्रिसिएशन इस केस में नहीं मिलेगा बिकॉज ब्लॉक नेगेटिव हो गया, तो बस इस केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा, ओके। तो जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्लस एडिशन, दैट इज मेरा आंसर अगर पॉजिटिव आया तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो लगने का वो लगेगा रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर, ओके। पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड वाला सिनेरियो था। एक सिनेरियो पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड करने से कैपिटल गेन तभी होगा जब मेरा आंसर नेगेटिव हो जाए, जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन दिस। और सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन कब होगा, जब मेरा सेलिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्लस दिस, तब जब वैल्यू बचता ही है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा सिनेरियो था फुल ब्लॉक ही बेच दिया हम। अब सपोज तुम्हारा कंपनी में बहुत सारा छोटा छोटा प्लांट है, अब इसका कोई यूज़ नहीं, तुम लोग एक ही बार में कंपनी क्या बेच दिया, तो इसमें जितना भी एसेट था हम पूरा बेच दिया। तो मेरा फुल ब्लॉक जो था, सपोज एक प्लांट का नाम है ए प्लांट, ठीक है, इसमें एक प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट ए, इसका हम पूरा ए प्लांट को पूरा बेच दिए। तो हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक मेरा खत्म हो गया, एक ब्लॉक में मल्टीपल है, एक ब्लॉक खत्म हो गया मेरा, तो अब ब्लॉक खत्म हो गया, वहाँ पे आंसर 2 होगा। अगर हम ज़्यादा प्राइस में बेचे तो मेरा कैपिटल गेन होगा, अगर कम प्राइस में बेचे तो मेरा कैपिटल लॉस होगा। STCG मतलब कैपिटल गेन, STCL मतलब क्या था,
कैपिटल लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 लाख ओपनिंग था, परचेस किए थे 50,000, 1,50,000 हुआ, हम बेचे 2 लाख में, तो ज़्यादा में बेचे तो मेरा आंसर नेगेटिव आया, तो ज़्यादा में बेचने से क्या हुआ, मेरा कैपिटल गेन हुआ, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दूसरा सिचुएशन कि सर यहाँ पे 1,50,000 हो रहा था मेरा ब्लॉक का वैल्यू, बट हम 1,20,000 में बेच पाए, तो बैलेंस पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव मतलब क्या, लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वाई लॉस, देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव आया तुम बोलोगे सर आप तो डेप्रीसिएशन चार्ज किए, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, आप डेप्रीसिएशन चार्ज क्यों नहीं कर रहे हो, तो आंसर इज दैट यहाँ पे डेप्रीसिएशन इसीलिए चार्ज कर, बिकॉज यहाँ पे एसेट का ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे तो फुल ब्लॉक ही तुम बेच दी, तो एसेट तो और एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो जब एसेट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, डेप्रीसिएशन तो मिलेगा नहीं, तो आंसर विल बी आइदर गेन या फिर लॉस। ज़्यादा है बेचे तो गेन, कम में बेचे तो लॉस। क्लियर, तो उसका एक ब्रीफ था कि अगर फुल ब्लॉक कंसेप्ट का था सेलिंग प्राइस इज मोर देन दिस, तो आंसर नेगेटिव, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर सेलिंग प्राइस कमती है तो बैलेंस पॉजिटिव है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और दूसरा केस, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, या फिर अगर बैलेंस बचता है इन केस ऑफ पार्ट ऑफ द ब्लॉक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट हम आ गए थे सर किस पे, सेक्शन 35D। सेक्शन 35D क्या था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब भी कोई कंपनी फॉर्मेशन होता है, नॉट ओनली कंपनी हो या फिर कोई नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो, कंपनी मतलब कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी अगर बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल हो बिजनेस कर रही हो, एचयूएफ है बिजनेस कर रही हो, फर्म हो, एलएलपी हो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बिजनेस कर रहा है, तो अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो सर कुछ ना कुछ खर्चा रहता है। किस टाइप का खर्चा, सपोज जब भी कोई बिजनेस करते हैं हम लोग एक टेस्ट करते हैं कि हम जो बिजनेस करेंगे वो सक्सेस हो गएंगे, फिजिबिलिटी स्टडी कराते हैं कंसल्टेंट से, मार्केट सर्वे करवाते हैं, इंजीनियरिंग का सर्विस लगता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, लीगल चार्जेस लगता है, ठीक है, बैंक से लोन वगैरह लगाने में बहुत सारा ये सैंक्शन कराने में हर जगह से लाइए। अगेन अगर तुम कंपनी हो, तुम मेमोरेंडम एसोसिएशन प्रिंट करोगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनवाओगे, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने पड़ता है, अगर तुम शेयर इशू करोगे तो उस टाइम एक खर्चा लगेगा, ब्रोकरेज देने पड़ेगा, तो ये सब खर्चा वगैरह तो है। दिस इज आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये खर्चा। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का जो भी खर्चा किए सेक्शन 35D बोलता है उसका एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा, तो अकाउंट्स में तो ट्रीटमेंट अलग है, और इनकम टैक्स बोलते हैं उसका एक्सपेंडिचर जब तुम नए बिजनेस स्टार्ट करोगे फर्स्ट ईयर, जब तुम इनकम पीजीबीपी में इनकम कैलकुलेट करोगे तो हम एक बार में पूरा खर्चा नहीं मानेंगे उसको, हम क्या करेंगे, तुम सबसे पहले उसको एक क्वालिफाइंग अमाउंट तुम कैलकुलेट करो, क्वालिफाइंग अमाउंट तुम कैलकुलेट करो, उसका जो भी तुम्हारा क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा उसका 1/5 करके 5 बार में मिलेगा, मतलब 1/5 करके बेसिकली 20% होता है, तो 20% करके 5 बार में मिलेगा, एक बार में नहीं, 5 ईयर तुमको मिलेगा। सपोज इस साल का तुम्हारा क्वालिफाइंग अमाउंट आ रहा है 1 लाख, तो 1 लाख पूरा पूरी नहीं मिलेगा, 1 लाख का 1/5 मतलब 20,000 करके तुमको अलाउ करेगा, 5 बार तुम ले, 5 साल, इस साल 20,000, अगले साल फिर 20,000, ऐसा करके तुमको लेना है। ओके, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन था क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें, तो क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। क्या था, अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो, दैट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, तो क्या करना है आपको, लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेना है। क्या कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% या फिर एक्चुअल में जो आपका खर्चा हुआ व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% या फिर एक्चुअल में जो खर्चा हुआ व्हिचएवर इज लोअर। तो सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो हम लोग देखा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, जो लेटेस्ट बैलेंस शीट डेट होता है, जो लेटेस्ट बैलेंस शीट डेट होता है, जो लेटेस्ट बैलेंस शीट डेट है मेरा, उसमें जो मेरा एसेट दिख रहा है फिक्स्ड एसेट एज ऑन 31 मार्च ऑफ दैट ईयर, ठीक है, सपोज 31 मार्च 2023 में जो तुमको एसेट देख रहा है फिक्स एसेट, वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखे थे। ओके, फिक्स्ड एसेट ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, फिक्स्ड एसेट जो था, तो करने से जो भी तुम्हारा लोअर आएगा वही क्वालिफाइंग अमाउंट है, उसका 1/5 करके 5 पर मिलेगा। और इनकेस ऑफ इंडियन कंपनी क्या होगा, तो सर वहाँ पे दो चीज़ से कंपेयर करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी देखना है आपको एंड कैपिटल इंप्लॉयड भी देखना है। तो सर व्हाट इज कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग क्या बोले, बेसिकली एक बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज द कैपिटल इंप्लॉयड। देखो यहाँ पे डिटेल में हम समझाते कहाँ कैपिटल इंप्लॉयड, ये रहा, ये तुम्हारे कंपनी का बैलेंस शीट, सपोज से किसी फर्म का बैलेंस शीट है। ओके, तो ये शेयर कैपिटल रहता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, रिजर्व सरप्लस रहता है, लॉन्ग टर्म लोन रहता है, ये करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। तो कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का दो रास्ता है, आइदर आप एसेट की तरफ से निकाल सकते हैं फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, या फिर बोरोइंग्स या डिवेंचर्स, दैट इज शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, ये तुम्हारा हो गया कैपिटल इंप्लॉयड। रिजर्व सरप्लस नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो
इसमें से देखना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब बैलेंस शीट का जो फिक्स्ड एसेट का बात कर रहा है, कैपिटल इंप्लॉयड मतलब फिक्स प्लस करंट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन बट डिवेंचर्स, दोनों में से जो हायर होगा उसका 5% लेके तुम कंपेयर करके देखो कौन सा लोअर हो रहा है, तो दैट विल बी द क्वालिफाइंग अमाउंट, उसका 1/5 करके मिलेगा, राइट। ये एग्जाम्पल भी हम लोग किए थे, राइट, मिल रहा है। इस एग्जाम्पल में क्या देखेंगे सर, ये आपका फिक्स्ड एसेट है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा ना 100 लाख, ये आपका फिक्स्ड एसेट है तो यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा 100 लाख। अगेन कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगा, शेयर कैपिटल डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग, बस ये रहा तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड। तो क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो सर बोले थे आप सीओपी या फिर कैपिटल इंप्लॉयड व्हिचएवर इज हायर, तो हायर कौन है 120, तो 120 का 5%, और यहाँ पे एक्चुअल खर्चा हम किए एक 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 13, तो व्हिचएवर इज हायर, नहीं सॉरी व्हिचएवर इज लोअर था 6। अब 6 का कैसे मिलेगा, 1/5 करके मिलेगा, 5 साल में मिलेगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? सर वो ब्लॉक वाले के अंदर बोलो बोलो बोलो। तो ब्लॉक हमेशा हम लोग वो शॉर्ट टर्म कैपिटल होती है कि हम कोई प्राकृतिक सीनरी लॉस तुम्हारा आवाज़ समझ में नहीं आया, फिर से बोलो, रिपीट करो। सर ब्लॉक के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि अभी ब्लॉक में एक एसेट तो मैंने मोर देन 36 मंथ उसको हम होल्ड करके के बाद उसको शॉर्ट देखो हाँ, ब्लॉक का अंदर का जो एसेट है दैट कुड बी द शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बट जो कैपिटल गेन होगा इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट यही रूल्स है इनकम टैक्स में, एसेट कैन बी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बट जो कैपिटल गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही बोला जाएगा उसको। सीए फाइनल या सीए फाइनल में और डिटेल में इसको कराता है, इंटर लेवल कितना इसमें क्वेश्चन नहीं करता, इसका एक्चुअली केस स्टडी आता है, केस लॉ आता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो वीआरएस क्या था, तो वीआरएस बेसिकली क्या होता है, हर कंपनी में एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन दिया जाता है कि आप रिटायरमेंट पहले ले सकते हो, बिकॉज ऐसा क्यों दिया जाता है, सो दैट अगर एम्प्लॉय को लगता है कि एम्प्लॉयर मतलब कंपनी को लग रहा है कि मेरा मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैन पावर कम जाएगा तो ठीक है, माना कि अभी वन टाइम मेरा खर्चा लगेगा बट इन फ्यूचर मेरा परक्यूजिट तो बचेगा। देखो अगर वीआरएस लेता है फ़ायदा क्या होता है, नॉर्मली सैलरी का कंपोनेंट क्या होता है, बेसिक भी रहता है, डीए रहता है, प्लस पर्क्स रहता है, परक्यूजिट्स। ओके, परक्यूजिट्स, मेरा हैंड राइटिंग ना इसमें सही नहीं होता, परक्यूजिट्स, अरे ओके, परक्यूजिट्स। ओके, तो अब वीआरएस लेते तो हम लोग कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगा बोला कि हम तुमको बेसिक दे देंगे या फिर बेसिक प्लस डीए दे देंगे, तो क्या कंपनी का सेविंग्स क्या हो रहा है, परक्यूजिट्स, ये तो बच रहा है कंपनी का, तो वीआरएस में कंपनी का फ़ायदा है, ठीक है। तो ना अब जब कंपनी, अब जो भी एम्प्लॉय, सपोज इस साल मेरा कंपनी में 10 एम्प्लॉय वीआरएस लिया, तो उसका लिए मेरा सब एम्प्लॉय को 1 करोड़ करके देना पड़ा, 10 करोड़ का मेरा खर्चा हुआ। तो 10 करोड़ हम अपना पीएल अकाउंट्स जब हम बनाए पीएल अकाउंट में 10 करोड़ एज ए एक्सपेंडिचर दिखा दिए, और इनकम टैक्स बोलता है भाई हम आई डोंट कंसिडर 10 करोड़ एज वीआरएस एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स बोलता है कि आई विल अलाउ इट ओवर द 5 ईयर्स, हम तुमको 5 साल में अलाउ करेंगे, बट वो भी एक कंडीशन है, क्या बोलो तो कंडीशन था, वीआरएस पेमेंट हुआ होगा, जब से पेमेंट हुआ तब से, तुम जस्ट क्या कि तुम वीआरएस का एक लाइबिलिटी बना के रख दिया, ठीक है, वीआरएस का प्रोविजन करके रख दिया, बट पेमेंट नहीं किया तो नहीं मिलेगा, जिस साल से तुम पेमेंट करेगा उस साल से काउंट करना स्टार्ट करेगा वो लोग। तो क्या फ्रॉम द ईयर ऑफ पेमेंट 5 साल तक मिलेगा वो 1/5 करके, राइट, दैट इज 100 का 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2 करोड़, 5 बार में मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यूस। सपोज यहाँ पे वीआरएस हुआ था 120 लाख हमको देने, 200 लाख का वीआरएस था, इस साल हम पेमेंट किए थे 120 लाख, ठीक है, इस साल को तुम 20-21 रहने दो, न्यू मैथ में चेंज है, ठीक है। तो ये जो 120 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो 24 होता है, तो 24 करके हर साल मिलेगा 5 साल। अगेन जब हम 80 लाख पेमेंट किया कब 21-22 में, तो 21-22 से फिर 80 लाख के ऊपर डिवाइडेड बाय 5, ये रहा 16 तो हर साल फिर यहाँ 24, यहाँ 40 16 ऐसा करके मिला, ठीक है। तो वीआरएस पेमेंट बेसिस पेमेंट करेगा तब मिलेगा, पेमेंट नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, पेमेंट कर दिया तो तुम मिलना स्टार्ट हो जाएगा ओवर दी 5 ईयर्स एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स। ओके, चलो अब से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब हम क्या ना जब पीएल अकाउंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ट्रीटमेंट कैसे होता है, एज पर जो AS 11 है अकाउंटिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट का जो AS है उसको ऊपर उस हिसाब से करते हैं।
बट इनकम टैक्स में बोलता है कि अगर तुम एसेट परचेस किया किसी का लोन लेके या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन किया लोन लेकर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जब तक नहीं होता, जब तक ऐसे रेडी नहीं होता, उससे पहले का जो भी खर्चा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसी कैपिटल का कॉस्ट में ऐड करो, दैट इज एसेट का कॉस्ट में ऐड करो, तुम उसको खर्चा नहीं दिखा सकते। दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिए थे हम बैंक से एसेट परचेस करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। तो एसेट का जो कंस्ट्रक्शन एक्विजिशंस के लिए अगर कोई लोन लिए होंगे हम लोग, तो जब तक उस एसेट को हम पुट टू यूज़ नहीं करते, उससे पहले का जो इंटरेस्ट हम बैंक को पेमेंट किए हैं या फिर जो भी बनता है, इट विल बी कैपिटलाइज, एसेट का वैल्यू में ऐड हो जाएगा। उसके बाद तुमको इसमें डिप्रीशिएशन मिलेगा और इसको एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकते हम। ओके, नेक्स्ट, फिर बैड डेट था। बैड डेट का रूल्स क्या था, बोलो तुम लोग में से कोई, बोलो। सर अगर इनकम से रिलेटेड रहेगा तभी अलाउड किया करेक्ट, जाएगा। दैट इज बैड डेट। अगर कोई ऐसा बैड डेट इज रिलेटेड टू इनकम, मतलब जब जब हम इसका इनकम बुक कर लिए थे बट उसी का पैसा नहीं मिला, बैड डेट हो गया, तब जाके हम तुमको अलाउ करेंगे बैड डेट एज एन एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स बोलता है कोई भी बैड डेट को हम एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे। आई हैव फ्यू कंडीशंस। अगर आप कोई इनकम बुक कर लिए थे पीएल अकाउंट में, ठीक है, अब उसी से रिलेटेड कुछ बैड डेट हुआ, तो सिंस आप इनकम बुक किए थे तो उसी से रिलेटेड बैड डेट हुआ, तो इनकम सपोज आज से 1 साल पहले हम सेल बुक कर लिए थे, डेटर क्रेडिट सेल, तो उसका क्या 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसका पार्टी अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो 1 साल पहले जो हम 2 साल पहले जो इनकम टैक्स सेल बुक किए थे उसके ऊपर तो इनकम टैक्स हम पेमेंट कर दिए होंगे हम, तो आज पार्टी अगर पेमेंट नहीं किया तो आप बैड डेट अलाउ करो हमको। इट इज रिलेटेड टू इनकम विच वॉज फॉर विच हैज़ ऑलरेडी बिन कंसिडर्ड इन पीएल अकाउंट, ठीक है, तो उसका अलाउ करेगा तुम्हारा। बट कुछ ऐसा बैड डेट होता है, सपोज कुछ एसेट परचेस किया, जब भी हम लोग एसेट परचेस करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या इनकम क्या होता है, एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो इससे तो पीएल अकाउंट हिट ही नहीं किया। अब क्या हुआ, हम क्या कहना, एसेट जब परचेस किया एडवांस पेमेंट कर दिए, तो एडवांस पेमेंट करने से क्या होता है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट अकाउंट, पार्टी को हम डेबिट कर दिए, पहले एडवांस दे दिए पहले, अब बाद में ये पार्टी पैसे नहीं दिया, एसेट भी नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिया, तो क्या होगा, तो ये तो बैड डेट है, क्या पीएल अकाउंट में चार्ज होगा, नो, ठीक है। पीएल अकाउंट में चार्ज होगा, मतलब इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करेगा, तो पीएल अकाउंट में तो चार्ज होगा, ठीक है, ऑब्वियसली लॉ से मेरा चार्ज तो होगा, बट इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करेगा। तो वही यहाँ पे था, एनी डेट, एनी अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इररिकवरेबल, जो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, इन दी अकाउंट्स ऑफ एसएससी फॉर द प्रीवियस ईयर, इफ सच डेट, देखो बैड डेट क्या होता है, जो ड्यू था, जो तुमको किसी से मिलने वाला था, ड्यू था, वही तुम्हारा बैड डेट होता है। आइदर आप किसी को लोन दिए होंगे या किसी को क्रेडिट में सेल किए होंगे, राइट। तो अगर हम किसी को क्रेडिट में सेल किए होंगे, इनकेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगर बैंक किसी को लोन दिया होगा, उसका क्या पैसा नहीं मिला, तो क्या बैड डेट हो गया, तो उस केस में सिंस इनकम से रिलेटेड मेरा है तो उसका हम अलाउ करेंगे। और अगर तुम मनी लेंडिंग में हो, दैट मीन्स तुम बैंकिंग इंडस्ट्री में हो, तो तुम्हारा केस में अलाउ होगा। दैट इज अगर बैड डेट है क्रेडिट सेल का वजह से, तो अलाउ होगा कि नहीं होगा, होगा, बिकॉज क्रेडिट सेल हम इनकम में बुक किए थे, तो उसी का बैड डेट हुआ तो अलाउ होगा। अगेन बैड डेट हुआ इंटरेस्ट रिसीवेबल का, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम इनकम में दिखाए थे, उसी का बैड डेट है तो अलाउ होगा। बैड डेट है किसका, बैंकिंग बिजनेस का, तो अलाउ होगा। बट बैड डेट किस चीज़ का, एडवांस दिए थे, किस चीज़ के लिए, क्वेश्चन आ सकता है, गलती मत करना यहाँ से, किस चीज़ के लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करने के लिए। जब हम एडवांस देते हैं किसी को तो क्या होता है, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब वो बैड डेट हो गया तो क्या, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, तो हम पीएल अकाउंट में तो कर लिए, इनकम टैक्स में अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा तुम्हारा जो जनरेशन ओरिजिनल एंट्री इनकम से रिलेटेड नहीं था। ओके, चलो नेक्स्ट क्या था, बैड डेट रिकवरी। तो बैड डेट रिकवरी का क्या रूल्स था, बोला अगर इनकम टैक्स बोलता है अगर हम आपको बैड डेट अलाउ किए हैं तो उसका रिकवरी भी टैक्सेबल होगा। अगर हम बैड डेट अलाउ किए हैं, मैंने बैड डेट अलाउ मतलब जब बैड डेट हुआ था हम आपको एज आ एक्सपेंडिचर दिखाने के लिए बोले हैं, अलाउ किए हैं, तो बाद में जब बैड डेट रिकवर किया आप किसी पार्टी से तो आपको टैक्स देने पड़ेगा, फुली टैक्सेबल। पर दूसरे सिनेरियो इनकम टैक्स को बैड डेट अलाउ नहीं किया, किस टाइप का, सपोज ये वाला पार्टी था, अलाउ नहीं किया था, एडवांस दिए थे प्लांट मशीनरी के लिए, अलाउ नहीं किया था, अब इसका हम रिकवर किए तो इसका इनकम में भी नहीं आना चाहिए, तब टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। ओके, सी तुम्हारा क्या है फिर, पार्टली अलाउ पार्टली डिसअलाउ, थोड़ा सपोज 1 लाख में से 60,000 अलाउ किया था, 40,000 डिसअलाउ किया था, तो कितना टैक्सेबल होगा, जितना तुमको मिला उसमें से डिसअलाउ वाला को माइनस कर दो, बाद बाकी टैक्सेबल होगा। क्लियर।
यहाँ तक कोई डाउट? तुमको समझ में आ रहा है प्रीतिशा? यस सर। आई नो कि थोड़ा एटलीस्ट 5% तो समझ में आ रहा है, और 90% छोड़ो, ठीक है? बाकी तो डिटेल वीडियो है ही। चलो नेक्स्ट। अब क्या है जनरल डिडक्शंस। ये क्या था, नॉर्मली इनकम टैक्स में बोल देता है यार कि हर एक्सपेंडिचर हम तो तुम हमसे पूछ, हर एक्सपेंडिचर का एगेंस्ट में इनकम टैक्स तुमको नहीं बोलेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंडिचर का लिस्ट का एक एंड नहीं है, तेरा नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इनकम टैक्स एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, अगर आप कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर करते हो, कोई भी, बट हाँ कैपिटल ना हो। कैपिटल मतलब कोई एसेट परचेज किया, वो कैपिटल नेचर का हुआ। कोई कंस्ट्रक्शन करा, कैपिटल नेचर का। कैपिटल को छोड़ दो, वो तो आपका एसेट है, एक्सपेंडिचर नहीं है। तो कैपिटल नेचर, पर्सनल नेचर, अपना पर्सनल खर्चा तुम कर रहे हो बिजनेस से, वो भी नहीं। तो अगर कैपिटल भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, बाकी कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो, एनी एक्सपेंडिचर विच इज होल्ली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस या फिर प्रोफेशन, बिजनेस के लिए है, तो आपका अलाउ होगा। एक सिंगल लाइन में बोल दिया कि आप कुछ भी खर्चा करो, कैपिटल हो अगर नहीं है, पर्सनल नहीं है, बट इट इज ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पज, तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। और जहाँ जहाँ हमको रोकने का रहेगा, इनकम टैक्स अलग अलग रूल्स बना के रखा है। जैसे कि इनकम टैक्स रोकने का था, बैड डेट के बारे में बता दिया, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, क्या नाम है यहाँ पे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का बता दिया, VRS बता दिया। दैट मीन जहाँ इनकम टैक्स तुमको बता दे रहा वहाँ तो उसी हिसाब से चलना है। जहाँ पे इनकम टैक्स इज साइलेंट, तुमको तब क्या करना है, सिंगल ए रूल्स लगाना है। ओके, जहाँ पे सेपरेट सेक्शन इज एग्जिस्ट करता है उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, तो वहाँ तो उसी को मानना है। जहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, नहीं समझ में, तब क्या है, तब क्या करना है हमको, जनरल डिडक्शंस का जो रूल है वो रूल्स लगाना है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक्सपेंडिचर्स, परचेज, सैलरी, वेजेस, ऑडिट फी, डायरेक्टर फीस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, GST, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शंस। PL में भी, तुम्हारा अकाउंट्स में भी मिलेगा, इनकम टैक्स में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा। मैंने अकाउंट्स में तुमको मिलता ही है, तो इनकम टैक्स अलाउ करेगा, डिसअलाउ नहीं करेगा। इवन अगर हम दिवाली पर, ऑफिस में दिवाली पार्टी हो रहा है, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल हो रहा, उसके लिए कोई खर्चा किया, जैसे कि हम लोग कंपनी में क्या होता है, दिवाली में एम्प्लॉय लोग को गिफ्ट जाता है, ठीक है, तो एक गिफ्ट तो कंपनी परचेज कर, खर्चा तो हो रहा है ना, तो ये का खर्चा अलाउ नहीं होगा? यस अलाउ होगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। तो सर अब स्पेसिफिक क्या क्या बोल दिया, देखो ये सब तुम्हारा स्पेसिफिक बोल दिया है, ये तो अलग से डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक वाला ये भी अलग से इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक अदर एक्सपेंसेस बाकी छोटा सा था जब हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक सीखे थे। तो अदर एक्सपेंस में क्या बोलता है कि अगर सपोज आप बिल्डिंग रेंट पे लिए हो, बिल्डिंग का कोई रेट से टैक्सेस देते हो, म्यूनिसिपल, अदर देन इनकम टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स दे रहे हो आप, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, या कोई भी लोकल टैक्स वगैरह दे रहे हो, तो इसे वाला होगा। रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, म्यूनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी वाला नहीं है, नॉर्मल वाला, सपोज कोई एनी काइंड ऑफ टैक्स लोकल बॉडी को दे रहा है, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग, ये सब खर्चा अलाउ होगा। यस, PL अकाउंट्स में मिलता ही है, यहाँ भी मिलेगा। कोई मशीनरी का रिपेयर करे, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में एक तो दे देता है ये लाइन, एक तो ट्रीटमेंट दे देता है। अभी बेसिकली हम लोग क्या करें, एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। एक बार एडजस्टमेंट एंट्री समझ में आ गया तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग सम्स करेंगे। ओके, तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में क्या बोल रहा है कि किसको अलाउ होता है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल HUF फर्म को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, ओनली फॉर कंपनी। अगर आप कंपनी हो, अगर आप एम्प्लॉय का फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ एक्सपेंडिचर की हो, किस टाइप का, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, लाइक कुछ प्रोग्राम वगैरह कराया तो फुल्ली अलाउड। अगर कुछ कैपिटल नेचर का खर्चा कराए हो तुम, ठीक है, इफ़ यू हैव इनकर्ड सम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, तो मिलेगा 1/5 करके 5 साल में मिलेगा सर, एक बार में नहीं। सपोज हम 1 लाख किए, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 20,000 करके को 5 साल में मिलेगा। इस साल 20,000, अगले साल फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर अगेन 20,000, ऐसा करके मिलेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, बारह बता रहे कि ये ओनली कंपनी को मिलता है, रेवेन्यू केस में फुल्ली है, कैपिटल केस में 1/5 करके 5 साल में मिलता है। अब कंपनी क्या क्या, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब मेडिक्लेम, तुम्हारा अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय का हेल्थ इश्यू होता है, वो अगर जाके हॉस्पिटलाइज होता है, तो एम्प्लॉय को पैसे देने का ज़रूरत नहीं है, ना कंपनी देगा, थोड़ा बहुत अपना पॉकेट से देने पड़ता है, बट मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। बट हाँ, ये दैट मीन्स आप ये जो कंपनी जो ये खर्चा कर रहा है, ठीक है, इसका अलाउ होना चाहिए, यस होना चाहिए, बट हाँ कैश में करेगा तो नहीं होगा, अदर देन कैश होना चाहिए। तुम अकाउंट पे ही चेक में करो, ऑनलाइन मोड पे करो, NEFT करो, नेट बैंकिंग करो, चलेगा, जीपे करो, वटेवर चलेगा। ओके, नेक्स्ट फिर देखो प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड का अलग से हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे डिटेल में कि सर
प्रोविडेंट फंड समझने के लिए आपको क्या करना है ना, सैलरी का स्ट्रक्चर समझना है। मतलब अगर किसी को सैलरी मिलता हो उसका कंपोनेंट क्या हो सकता है। सैलरी का कंपोनेंट बेसिकली बेसिक रहता है, डीए रहता है, पर क्यूजिट रहता है, इसका बहुत ब्रेकअप रहता है। तो सपोज ग्रॉस सैलरी आपका 1 लाख पर मंथ, बट जब आपको सैलरी पूरी 1 लाख नहीं मिलता, सपोज आपको इन हैंड मिल रहा 84,800, क्यों ना, हमको पी टैक्स काट लिया 200 रुपये का, मेरा एम्प्लॉयर का मेरा सैलरी का एक पीएफ कट गया, एम्प्लॉय पोर्शन, ये जो पीएफ है एम्प्लॉय वाला पोर्शन कितना, सपोज इसका जो भी एक परसेंटेज है 12%, 10,000 कट गया। अब जब सैलरी मिलता है तो वो टीडीएस भी काट के गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर जो तुम्हारा है ओनर, वो तुमको टीडीएस काट के ही देगा। जब टीडीएस चैप्टर करेंगे डिटेल में हम लोग देखेंगे, टीडीएस काट के देगा। सपोज 5,000 टीडीएस कट गया, तो 1 लाख में से ये सब तुम्हारा डिडक्शंस कर लिया, तो तुमको दिया कितना, 84,800। अब हम एक सिंपली जनरल, अगर सपोज तुम सैलरी अकाउंटिंग एंट्री करोगे तो अकाउंट्स में एंट्री क्या गिरेगा बताओ, सैलरी अकाउंट मेरा डेबिट कितना से होगा, 1 लाख से, बिकॉज मेरा कंपनी का खर्चा तो 1 लाख ही है, कंपनी के लिए तो खर्चा 1 लाख ही है। उसमें से पेमेंट कर दिया 84,800 एम्प्लॉय को, और जो पेमेंट नहीं किया, जो काट के रखा, वो क्या है, लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करते तो क्रेडिट करते, पी टैक्स मेरा लाइबिलिटी है, हमको गवर्नमेंट को जमा करना है, तुमसे काट के गवर्नमेंट को जमा करेगा वो। टीडीएस तुमसे काटा, गवर्नमेंट को जमा करेगा एम्प्लॉयर। पीएफ तुमसे काटा, पीएफ जो डिपार्टमेंट होता है, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसको वहाँ पे जमा करेगा। तो कंपनी का खुद का नहीं है, अल्टीमेटली कंपनी का पॉकेट से गया तो वो 1 लाख ही है, तुमको दिया 84,800, बाकी जो तुमसे काटा था वो बाद में देखो पेमेंट करेगा। जब पेमेंट करेगा फिर पीटीएक्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट, पीएफ वाला जब पोर्शन डेबिट टू बैंक। अल्टीमेटली तो 84,800 प्लस यहाँ पे 15,200, अल्टीमेटली तो कंपनी का पॉकेट से 1 लाख ही गया, तो कंपनी के लिए खर्चे तो 1 लाख ही है। तो नाउ ये सिंपली बेसिक का ये रहता है। अब हम बोले सर देखो पीएफ का स्ट्रक्चर क्या है, जो पीएफ का जो कंसेप्ट है, एक तो एम्प्लॉय का सैलरी से कटता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिपीट करो, क्या वर्ड है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, मतलब एम्प्लॉय अपना सैलरी से पीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करता है। ओके, अब पहले इसके, अब दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, मतलब एम्प्लॉयर अपना पॉकेट से एम्प्लॉय का पीएफ में कितना ये किया। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज तुम्हारा सैलरी से पीएफ करता है 12,000, तो एम्प्लॉयर भी अपना पॉकेट से 12,000 जमा करेगा, दैट इज तुम्हारा पीएफ अकाउंट में जमा कितना होगा, 24,000, डबल। ओके, डबल, तुम्हारा वाला तो जमा होगा ही, तुम्हारा सैलरी का जो पैसा, प्लस एम्प्लॉयर भी अपना पॉकेट से देगा डबल, तो 24,000 तुम्हारे अकाउंट में जमा होगा। नाउ अब इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन है, कंपनी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेके हम लोग सोच रहे, अपने बारे में नहीं, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। जो एम्प्लॉयर है तुम्हारा पीएफ काट के रखा है कितना, 12,000, तो इनकम टैक्स ट्रीटमेंट बोलता है जब तुम्हारा 12,000 काटा है, ठीक है, तो जब डिडक्ट किया है तुमसे सैलरी से तो इनकम माना जाएगा। कब तक, जब तक तुम इसको जमा नहीं करते, अगर जमा कर दोगे तो उसको एक्सपेंसेस माना जाएगा। सपोज पीएफ काट के रख लिया, जमा नहीं किया, तो 12,000 तुम्हारा इनकम में दिखाएगा। पीएफ काट के रखा, जमा भी कर दिया, तो तुम्हारा नलीफाई हो जाएगा। ये तो था एम्प्लॉय वाला पोर्शन, जो एम्प्लॉय का सैलरी का जो काट के हम, मेरा एम्प्लॉयर रखा था वो जमा कर दिया, तो एम्प्लॉयर अगर रखता है इनकम दे देता है तो खर्चा, तो अल्टीमेट नेट में नलीफाई हो जाता है। अब एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो अपना पॉकेट से देता है वो तो खर्चा ही है, एम्प्लॉयर जो अपना पॉकेट से देता है वो तो खर्चा है, एज इट इज पूरा खर्चा जो पीएल अकाउंट में डेबिट दिखाते हैं। तो जब डिडक्ट इसमें होता ही नहीं है, डायरेक्ट डिपॉजिट करता है। सॉरी, ये तो दूसरा वाला सिनेरियो था, कंट्रोल जेट, हाँ, ये सपोज ये इसी का था, ये वाला ये था। सपोज ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो डायरेक्ट खर्चा ही है मेरा। अब इसी का रिलेटेड बोला, इनकम टैक्स बोला कि तुम्हारा जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन पीएफ है, उसको तुम डिडक्शंस कब मिलेगा, बोलता है अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, अगर आप जमा कर देते हो टाइम के अंदर, प्रेस्क्राइब ड्यू डेट रहता है इनकम इसमें पीएफ एक्ट के हिसाब से, तो आपको मिल जाएगा डिडक्शंस। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी अगर आप जमा कर देते हो एटलीस्ट रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बस वही था यहाँ पे। अगर जमा नहीं किया तो नहीं मिलेगा। देखो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, माने एम्प्लॉयर मतलब कौन सा, जो एम्प्लॉयर अपना पॉकेट से जो दे रहा तुमको पीएफ, तुम्हारा अकाउंट जमा कर रहा है, तो पेमेंट अगर कर दिए रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग से पहले, इनकम टैक्स रिटर्न क्या, जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है अभी, ओके, तो 22-23 जैसे खत्म होगा, हमको सपोज अक्टूबर का अंदर रिटर्न फाइल करना है, तो अगर इसका अंदर तुम कर भी दिया तो तुमको अलाउ हो जाएगा। अगर तब भी नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा, बाद में जब करेगा तब अलाउ होगा। सपोज क्वेश्चन में तुमको बोल दिया कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 1 लाख रुपये अकाउंट्स में, पीएल अकाउंट में दिखा रहा है, पर इनकम टैक्स बट क्वेश्चन नोट में दिया कि पीएफ का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है,
तो क्या डिडक्शंस मिलेगा एक्सपेंडिचर का इनकम टैक्स में? नहीं मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। बट मिलेगा कब मिलेगा? जब तुम बाद में पेमेंट कर दो तब मिलेगा। जिस साल तुम पेमेंट करोगे उस साल मिलेगा। पर इस साल का ड्यू डेट क्या था? एटलीस्ट रिटर्न फाइलिंग से पहले तुम कर लो भाई, ठीक है। अगर रिटर्न फाइलिंग का बाद में किया तो जिस साल करेगा उस साल मिलेगा। सेम एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का भी सेम था फंडा, ओके। अब था सर एनपीएस फंड। एनपीएस क्या होता है? एम्प्लॉयर तुम्हारा ही अकाउंट में जैसा पीएफ जमा करता है उसे पेंशन भी करता है। कंपनी का तुम पेंशन फैसिलिटी पेंशन भी जमा करता है, तो अपना पॉकेट से करे तो खर्चा है कंपनी के लिए। तो कंपनी को ये खर्चा का डिडक्शन इनकम टैक्स से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, अगर वो टाइमली पेमेंट कर दिया। दूसरा चीज़ कितना मिलेगा? मैक्सिमम इन केस ऑफ नॉर्मल एम्प्लॉय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो 10%। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी तो 14% ऑफ द सैलरी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। कंपनी जो मर्जी करे, बट मैक्सिमम इनकम टैक्स में कितना अलाउ करेगा एज ए एक्सपेंडिचर? सैलरी का 10%। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी का 40%, 14 या फिर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड व्हिच एवर इज लोअर, इससे ज़्यादा दैट इज मैक्सिमम यही मिलेगा 10% या फिर 14%। सपोज तुम्हारा एम्प्लॉयर इस साल 50,000 जमा किया, ओके। बट जब एम्प्लॉय लोग का सैलरी के ऊपर कैलकुलेट कर देख रहे कि मैक्सिमम कितना आ रहा, सपोज मैक्सिमम आ रहा तुम्हारा 15,000, 1,00,000, तो 50,000 आराम से मिल जाएगा। बट ये कमती होता कि सपोज ये आता 15,000, तो मैक्सिमम कितना? 15,000 ही मिलेगा, ओके। नेक्स्ट सर सैलरी का डेफिनेशन क्या? बेसिक प्लस डीए। परक्यूजिट ऐड नहीं करना है, बेसिक प्लस डीए क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, उन दोनों को ऐड करना है। देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया था 15% ऑफ एम्प्लॉय का सैलरी टू पेंशन फंड। सैलरी है 10 लाख, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, तो 10 लाख का 15% कितना होता है? 1,50,000। बट मैक्सिमम कितना तुमको अलाउ करेगा? ये तुम एक्चुअल तुम अकाउंट से पीएल अकाउंट में खर्चा दिखा दिया, पर इनकम से कितना अलाउ करेगा? 10 लाख का 10% मैक्सिमम, अगर नॉर्मल इंप्लॉई है तो। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 10 लाख का 14%, 1,40,000, तो कितना अलाउ करेगा? इस केस में 1,00,000, इस केस में 1,40,000 अलाउ करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट अब था सर बोनस, इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में क्या करते हैं? बोनस पेबल है, पेमेंट हो या ना हो, तुम क्या क्या अकाउंट्स क्लोजिंग का टाइम में पीएल अकाउंट में डेबिट करके तुम दिखा दिए, ओके। तो तुम्हारा क्या होगा? खर्चा दिखाया मतलब प्रॉफिट कम किया होगा पीएल अकाउंट में। बट इनकम टैक्स बोलता है जब तक तुम बोनस का पेमेंट नहीं करते हो भाई, तब तक हम उसको एक्सपेंडिचर नहीं मानते। तो नाउ इफ एनी सम पेड, व्हाट इज पेड इज इंपॉर्टेंट। पेड किया है तो अलाउ होगा, अगर पेड नहीं किया तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है, याद रहे। फिर हम लोग देखे थे सर सेक्शन एक्सप्लेनेशन 37(1) क्या था। नॉर्मली सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा था? देखो इनकम टैक्स में सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं, अभी तक जितना भी हम लोग सेक्शन किए कुछ भी सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है। खाली सेक्शन 32 एक तो याद रखना है डिप्रिसिएशन का, सेक्शन 35D सिंपल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, बाकी किसी का याद रखने का जरूरत नहीं। एक ये याद रखना सेक्शन 37(1), ओके। तो पढ़ते वक्त खुद समझ में आए कौन सा याद रखना नहीं रखना है। अब क्या है सर सेक्शन 37(1) में क्या बोला था कि कोई भी एक्सपेंडिचर का बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो मिल जाएगा। अब उसका एक्सप्लेनेशन बोला कि सर बाकी स्पेसिफिकली जिसका बोल दिया कि नहीं मिलेगा वो तो नहीं मिलेगा। बाकी सब बोला कि अगर सपोज पेनाल्टी है, फाइन लग गया, किस लिए? तुम्हारा कंपनी या तुम्हारा फर्म लॉ का वायलेशन किया, तो ये पेनाल्टी या फाइन का क्या तुमको इनकम टैक्स में डिडक्शंस मिलेगा एक्सपेंडिचर एज अ एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो। नहीं। अगर लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, तो पेनाल्टी फाइन जो चार्ज हुआ तुम पीएल अकाउंट में दिखाओ डेबिट करके, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया, बट इनकम टैक्स में इसको खर्चा नहीं मानते, तो क्या होगा? ऐड होगा ना, प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो इन एक्सपेंडिचर डिसअलाउ मतलब क्या? प्रॉफिट बढ़ना, तो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा जाकर, ओके। बट हाँ लॉ के बारे में बात किया, कॉन्ट्रैक्ट है तो अलाउ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो अलाउ हो जाएगा। बेसिकली एग्जांपल क्या था लॉ का? सपोज तुम रिटर्न डिले करके फाइल किया जीएसटी का, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स तुम जमा ही नहीं किया, जीएसटी जमा ही नहीं किया, तो ये सब क्या वायलेशन ऑफ लॉ हो गया, तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा पेनल्टी वगैरह, ठीक है। फिर से देखिए इनकम टैक्स जो पेमेंट करते हैं उसको खर्चा नहीं माना जाता है। इनकम टैक्स का नज़र में इनकम टैक्स इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। अगर इनकम टैक्स तुम पेमेंट करो उसका खर्चा दे देगा तो फायदा क्या हो? इनकम टैक्स का तब पॉकेट में गया क्या, ठीक है। तो जब बोल रहा है इनकम टैक्स हम खर्चा नहीं मानता है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो रिफंड होता है, सपोज तुम्हारा कंपनी का टीडीएस ज़्यादा कट गया, कोई ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर दिया, जब रिटर्न फाइल करते तब जाके एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होता है। हम लोग देखेंगे जब हम एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस चैप्टर करेंगे, देखना जो कंपनी होता है पूरा साल भर टैक्स पेमेंट करते रहता है इन नेम ऑफ एडवांस टैक्स, ठीक है, या फिर कोई फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल
अगर उसका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होता है तो पूरा साल भर में एक ड्यू डेट रहता है, उसका अंदर पेमेंट करने जाता है, पेमेंट करते रहना पड़ता है। ओके, 4 बार। अब क्या है, जब मार्च एंड हो जाता है उसके बाद फाइनली तुम लोग रिटर्न फाइल करते हो, टैक्स लायबिलिटी फाइनली कैलकुलेट होता है, तो वहाँ पे देखा जाता है अगर शॉर्ट पे है तो हमको और टैक्स पे करना है, अगर कम पेमेंट किए तो हमको और ज़्यादा पेमेंट कर दो रिफंड आ जाएगा। तो रिफंड अगर आता है तो मेरा इनकम आना चाहिए, इनकम पीएल अकाउंट में तो इनकम है, बट इनकम टैक्स नजर में इसको इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज जब तुम्हारा इनकम टैक्स खर्चा नहीं मानता तो इनकम टैक्स रिटर्न भी, रिफंड भी तुम्हारा इनकम नहीं मानना चाहिए। बट हाँ, एक रूल से इनकम टैक्स रिफंड अगर डिले करके आता है तो तुमको सीबी जो डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट देता है, तो वो तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ओके, याद आ रहा होगा तुम लोगों को सब। फिर वेल्थ टैक्स ये सब में नहीं मिलता, ये सब में नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज तुम एक सोल प्रोवाइडर से बिजनेस कर रहे हो, अपने कैपिटल के इंटरेस्ट दे रहे हो, पीएल अकाउंट डेबिट किया, उसका तुमको अलाउ नहीं है इनकम टैक्स में। अपने तुम इफ़ यू आर अ सोल प्रोवाइडर, अपना आपको सैलरी देते हो, अलाउ नहीं है इनकम टैक्स में। ड्राइंग वगैरह के अलाउ नहीं है। कोई भी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब याद होगा जब भी हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड ये प्रोविजन वो प्रोविजन करते हैं, ये सब कुछ भी तुम्हारा इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। एनी प्रोविजंस इज नॉट अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पीएल अकाउंट में अलाउ होता है, हम लोग करते हैं, अलाउ मतलब पीएल अकाउंट में तो कंसिडर करते ही, बट इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर दे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। खर्चा का डिसअलाउ करना मतलब क्या, प्रॉफिट बढ़ना ऐड हो जाएगा ना प्रॉफिट के साथ, करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? प्रीति सब बुझते पारछो, समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क में स्क्रीन दिख रहा है ना जो हम करा रहे मार्किंग कर रहे, दिख रहे? सर मेरा हाँ अच्छा। हाँ हाँ, तुम्हारा हाँ दिख रहा है ना, ठीक है। बस इंटरनेट का बैलेंस इंटरनेट रखना फ़ोन पे, या फिर घर पे वाईफाई है तो और भी अच्छा बात है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन याद रखना है तुमको, जब याद रखना है हम आर लिख दे रहे, ठीक है। 40 सेक्शन का नाम क्या है, रिपीट करो मेरे साथ, 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2। 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 2, ये क्या चीज़ था, बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी है या फिर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, किसी का रिलेटिव काम करती है व करता है, सपोज मेरा एक सीए फर्म है, उस सीए फर्म में मेरी वाइफ एज ए एम्प्लॉय काम करती है। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरा एक एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं, सपोज मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट एज एन एम्प्लॉय है, नॉट पार्टनर, ठीक है, तो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम सैलरी देते हैं सपोज 50,000, बट हम मेरी वाइफ को हम सैलरी दे रहे कितना, 90,000, तो कितना ज़्यादा दे रहे मार्केट से, 40,000। तो इनकम टैक्स बोलते हैं कि अगर ऐसा लगा हमको कि आप कोई रिलेटिव को अपना कंपनी में रखे हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन में रखे हो, एंड उसको अननेसेसरी एक्सेसिव या फिर ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा या फिर जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, डिस अलाउ कर देंगे। दैट इज इनकम टैक्स। तो हम पीएल अकाउंट में हम क्या किए होंगे, 90,000 एज ए खर्चा दिखाए होंगे, पर इनकम टैक्स कितना मानेगा खर्चा, बोलो 50,000 ना। दैट इज 40,000 क्या करेगा, डिस अलाउ कर देगा, मतलब क्या होगा, प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स में, करेक्ट। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर एनी एक्सपेंडिचर जिसका हम पेमेंट किए रिलेटिव को, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ कंसर्न को, ये रिलेटिव भी हो सकता है या फिर एसोसिएशन ऑफ कंसर्न, मतलब क्या हुआ, सपोज ये तो था रिलेटिव का केस, इंडिविजुअल। अब सपोज मेरा सीए फर्म है, हम दूसरा कंपनी के भी पार्टनर है, सपोज हम एक बिजनेस करते हैं, मेरा दूसरा भी एक बिजनेस है, दोनों अलग अलग कंपनी, दोनों अलग अलग बिजनेस है, तो हम मेरा इस कंपनी के लिए कुछ माल हम अपना दूसरा कंपनी से परचेस किए, बट मार्केट में जहाँ पे प्राइस था 10 रुपया, हम परचेस करें 15 रुपये करके, तो हम कितना रुपये एक्स्ट्रा दे रहे, 5 रुपये करके पर गुड्स में एक्स्ट्रा दे रहे। तो इनकम टैक्स बोलेगा अरे यार तुम तो दूसरा कंपनी से ये सेम माल खरीदो तो 10 रुपये, अपना रिलेट कंसर्न वाला कंपनी से 15 रुपये में तुम खरीदो, दैट इज सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 अट्रैक्ट होगा। वो बोलेगा कि नहीं हम तुमको अलाउ नहीं करेंगे, एज पर सेक्शन 40 कैपिटल ए 2 मना किया गया है कि आप एक्स्ट्रा अपना कंसर्न पर्सन से या रिलेटिव से अगर कुछ भी पेमेंट करते हो, अगर एक्सेसिव दे रहे हो, अनरीजनेबल दे रहे हो, ये टोटली इनकम टैक्स ऑफिसर का डिसीजन है, ठीक है, तो हम डिसअलाउ कर देंगे जितना एक्स्ट्रा देते हो। ओके, अब सर रिलेटिव का डेफिनेशन क्या था, बेसिकली रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल क्या था, हम मेरी स्पाउस, हस्बैंड के केस में वाइफ, वाइफ के केस में हस्बैंड, मेरा भाई, मेरा सिस्टर, लीनियर एसेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, ठीक है, मेरा दादा, मेरा मम्मी पापा, दादा दादी, और नीचे ब्रदर्स, मेरा बेटा बेटी और उसका चिल्ड्रन वगैरह, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे एक डाउट अराइज हो रहा है, सपोज मेरा कोई बिजनेस है, उसको कैरी आउट करने के लिए हम एक सीएस, सपोज मेरा भाई ब्रदर है या सिस्टर है वो सीएस है, उससे हम कुछ कंसल्टेंसी ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ चार्जेस उसको पे कर रहे हैं, तो वो क्या
अलाउ होगा कि नहीं होगा? अब इनकम टैक्स नॉर्मली अलाउ होगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट लगा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि जो तुम पेमेंट किया है जिसको, वो तुम्हारा रिलेटिव है, वो चेक करेगा कि सेम काम तुम दूसरा बंदे से क्या प्राइस में कराते हो। अगर वो देखा कि नहीं ज़्यादा डिफरेंस है तो ओके, अगर वो देखा कि नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो जितना एक्स्ट्रा है अलाउ डिसअलाउ कर देगा। वही तुम एग्जाम्पल दिए हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब तक इनकम टैक्स कुछ नहीं बोलता हम लोग सब एक्सपेंडिचर लेके बैठ जाते हैं, ओके। बट अगर इनकम टैक्स स्टूडेंट नहीं करता रिटर्न फाइलिंग के बाद ही, तो जब तुम लोग का जब चैप्टर आएगा देखना, तुम लोग इनकम टैक्स में है, हम रिटर्न फाइलिंग चैप्टर के बाद ही हम कराएंगे, असेसमेंट वाला एक चैप्टर है, ओके। तो उसमें देखना क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग के बाद इनकम टैक्स को असेसमेंट करता है, मैं स्कूटनी करता है। अगर इनकम टैक्स को लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है तो तुम्हारा वो डिसअलाउ कर देगा, तुमको लीगल नोटिस, तुमको डिमांड नोटिस दे देगा कि टैक्स पे करो इसके ऊपर, ठीक है। नॉर्मली क्या करेगा तुम, कोई सब कोई जान, तुमको पता भी है कि तुम अपना रिलेटिव को ज़्यादा पेमेंट किया, तब भी क्या तुम क्या करेगा, तुम इसको एज ए एक्सपेंडिचर दिखाएगा। नॉर्मली प्रैक्टिकल सिनेरियो हम बता रहे, ओके। विल ट्राई टू हाइड द थिंग, बट जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लीगल नोटिस नहीं आता, कुछ डिमांड नोटिस, तब तक तुम क्या कर सकते हैं, जो चल रहा है चलने दो, हम अपना आप को क्यों अपना टैक्स ज़्यादा पे करें। लेट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप कि हाँ रिलेटिव है कि नहीं है, ये नहीं है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तुम्हारा कहीं भी ऑडिट करेगा तो देखना कोई ये चीज़ रहने से भी कोई तुमको बताएगा थोड़ी, तो तुमको क्या करना, सबका लिस्ट लेने पे कौन किसका रिलेटिव इज वेरी डिफिकल्ट टू ये। नॉर्मली जो लिस्टेड कंपनी रहता है, इनकेस ऑफ लिस्टेड कंपनी पूरा डिस्क्लोजर रहता है, बट जो छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वहाँ तो डिस्क्लोजर रहता नहीं है, ये सब तो बहुत चलता है ये सब। प्राइवेट कंपनी सर तुम खाली डिमांड, बोलो। हेलो सर, खाली डिमांड रिक्वायर करता है या फिर कुछ पेनल्टी भी करता है, पेनलाइज भी डिमांड करता है? नोटिस करेगा तो उसका पेनाल्टी भी लगेगा ना शॉर्ट पेमेंट के लिए, अच्छा। ठीक है। चलो उसके बाद क्या था, ये तो था रिलेटिव का। फर्म, अगर मेरा एक फर्म है तो मेरा दूसरा कोई फर्म है तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, कंसर्न पर्सन ये हो गया, तुम्हारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। मेरा कंपनी है, मेरा जो होल्डिंग सब्सिडी, ये भी सब तुम्हारा क्या है, एसोसिएशन ऑफ कंसर्न, जहाँ पे हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, दैट इज मोर देन 10% या फिर 15%, जो भी हम शेयर होल्डिंग वगैरह होल्ड करते हैं, ठीक है। हम इस कंपनी के भी डायरेक्टर हैं, हम उस कंपनी में डायरेक्टर है, हम तीसरा कंपनी डायरेक्टर है, हम एक दूसरे में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि सही प्राइस में ट्रांजेक्शन कर रहा है कि नहीं। सब नॉर्मली क्या होता है, हर कंपनी क्या करता है, ठीक है, कि हम अगर मेरा सिस्टम कंसेंट से ज़्यादा प्राइस में खरीदने से फ़ायदा क्या होगा, मेरा कंपनी का इनकम ज़्यादा है तो मेरा कंपनी में खर्चा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स बचेगा। अब मेरा दूसरा कंपनी का क्या है, छोटा कंपनी है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ भी तो टैक्स रेट ज़्यादा नहीं होगा, उसका इनकम बढ़ेगा, मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हाँ कि नहीं, ऐसा बहुत चलता है। तब जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करके इस सब के केस निकालता है, तो 40 कैपिटल 2 में उसको डिसअलाउ कर देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, गॉट माई पॉइंट। चलो अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट, यहीं तक ही किए थे अगला क्लास में, राइट। अरे यार इसके बाद तो पेज ही नहीं है लग रहा, नहीं है, कितना पेज है देखो, आज हो जाएगा ना इस पेज से। तुम स्कैन किया है कुछ आशीष? सर हम जो किए वो रीडेबल नहीं है सर, रीडेबल नहीं है, ठीक है, हम अपना, मेरा पास जो बुक रोहित है, को बोल दिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा पास जो बुक है हम उससे कर लेंगे, सर, वो करके दे दिया है कोई। दे दिया ना, वो पुराना मैट से दिया ना, नया मैट से मेरा पास तो लेटेस्ट वाला मैट है, देख लेते। क्वेश्चन 40 अब क्या है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन, इसका सेक्शन का नाम क्या है बोलो, 40 कैपिटल है सबसेक्शन 3, ये किससे पूछे, ये हमको बताएगा आशीष कुमार, बोलो। आशीष कुमार बताओ, ये सर, ये बताओ क्या था ये सेक्शन 40 कैपिटल है सबसेक्शन 3। इसलिए चेक से पेमेंट करना तो मतलब अकाउंट से चेक होगा, क्रॉस चेक या बियर चेक नहीं होगा। और अगर कैश पेमेंट करना हो तो 10,000 ज़्यादा एक्टिव नहीं करना चाहिए। रोहित बताओ, रोहित बताओ ये क्या था ये सेक्शन। देखो इनकम टैक्स हम 12 बताते, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्ट हो, अकाउंट्स हो, तुम्हारा पूरा सिलेबस एक कहानी है। हम लोग को अगर हर चीज़ को याद रखना है तो पूरा कहानी की तरह रटना है, रटना मतलब कहानी सुनना है, ठीक है। अगर तुम रटोगे बुक का लैंग्वेज हुआ हो तो कुछ याद, वो जस्ट अगर हम तुमको बोले 40 कैपिटल 3 क्या था, यू जस्ट टेल अ स्टोरी। जैसे 40 कैपिटल 3 क्या था कि बोलता है, अगर हम किसी को भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे कवर था, वो जो सेक्शन 32 में याद है,
वो जो कोई एसेट परचेस कर रहे थे, मोर देन 10,000 पेमेंट कर रहे, तो वहाँ पे एसेट का पार्टी में नहीं घुसेगा, ब्लॉक में नहीं घुसेगा, वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो सर कैपिटल छोड़ के जो पीएल अकाउंट में जो खर्चा दिखाते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका कोई भी एक खर्चा का अगर हम पेमेंट किए 10,000 से ऊपर, किसमें, अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन मोड, दैट इज कैश में किए, या फिर क्रॉस चेक में, अकाउंट पे चेक का बदले क्रॉस चेक में किए, बियरर चेक में किए, तो क्या बोलता है, पूरा खर्चा तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा हम किए, जितना भी एक्स्ट्रा हम किए जो है वो तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 जो हम किए वो तुम्हारा डिसअलाउ हो जाएगा। बट यहाँ पे रूल्स क्या है कि पर पर्सन पर डे, देखो यहाँ पे क्या था, लिखते हैं यहीं पे, पर पर्सन पर डे, राइट। मतलब एक दिन में एक पर्टिकुलर सप्लायर को या फिर पर्सन को जिससे तुम सर्विस लिए हो या फिर कोई मटेरियल परचेस की हो, उसको तुम 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते पर डे पर पर्सन। बट हाँ, आज हम थोड़ा बहुत किए, कल थोड़ा बहुत किया, वैसा तुम कर सकते हो। सपोज आज 8,000 पेमेंट किए, सपोज उसका बिल था 50,000 का, तो हम एक दिन में तो, अब हम, मेरा पास उतना कैश बैलेंस नहीं, चेक में पेमेंट करना है, ठीक है, तो क्या करो, तुम टैक्स, तुम प्लानिंग करो, आज तुम 8,000 करो, कल 9,000 करो, फिर 8,000 करो, ऐसे करते करो। बट 10,000 से नीचे होना चाहिए पर डे में 10 से ज़्यादा तुम नहीं पेमेंट कर सकते। तो पर डे पर पर्सन का लिमिट क्या है, 10,000। हाँ, एक दिन में तो अगर सपोज हम मिस्टर ए को किए 9,000, मिस्टर बी को किए 8,000, अलाउ है कि नहीं है? यस अलाउ है। ये लोग दे आर टू डिफरेंट पर्सन, ये लोग दो अलग अलग पर्सन है। मेरा लिमिट तो सर पर पर्सन पर डे का है, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो ऑल्सो रीड 43(1) वाला जो तुम्हारा था कैपिटल एसेट का, कैपिटल एसेट था ना, 10,000 से ऊपर का कोई कैपिटल एसेट परचेस किया, वहाँ पे पर पर्सन पर डे का लिमिट था 10,000 से ऊपर, अगर तुम कैश में पेमेंट किया तो तुम्हारा एसेट का ब्लॉक में नहीं ऐड होगा, बोल दिया था वहाँ पे, याद आ रहा है? तो दोनों वो क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो तुमको क्या करना है यहाँ पे, सिमिलरली तुमको क्या करना, कन्फ्यूजन ना हो तो फटाक से जाके यहाँ पे नोट्स भी तुमको लिखना है। कहाँ गया, यहाँ ये था ना 43(1), तो यहाँ पे लिखो ये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके, बट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, 43 कैपिटल ए सबसेक्शन 3, ये था ना, भूल गलती हो गई सर, रुको 40 ए कैपिटल 3 था, रुको गलती हो गई, 40 कैपिटल ए 3 था, राइट, 40 कैपिटल 40 कैपिटल 3 था ना, हाँ 40 कैपिटल 3, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जाम में इनकम टैक्स का सेक्शन याद नहीं है तो मत लिखना, गलत सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स कट जाता है, ओके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी रिस्क लिया ही नहीं, जब याद रहता है तभी। 40 कैपिटल ए 3 था, 43 नहीं, 40 कैपिटल ए 3, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है तुम्हारा, सेम है बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये था सर, ये जो रूल्स है 10,000 बना 35,000 हो जाए कब, अगर आप कोई पेमेंट करते हो किसी ट्रांसपोर्टर को। सपोज क्या है, हम कोई रॉ मटेरियल परचेस करके लाए, ठीक है, गुड्स कैरेज, तो उसको पेमेंट करना है, तो 35,000 तक पर डे पर ट्रांसपोर्टर हम पेमेंट कर सकते हैं कैश में, बट उससे ऊपर होगा तो नहीं कर सकते, करेंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, ओके। तो ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 है, मैंने हम अगर पेमेंट मेड करें किसको, ट्रांसपोर्टर को, बाकी सब के लिए 10,000 है, ओके। बट इसी रूल्स का कुछ एक्सेप्शन था, तो सर आप एक काम करो, हम लोग तो बैंक में जाके जमा करते हैं पैसा, वहाँ तो 10,000 से ऊपर है, तो क्या होगा, तो उस केस में बोल देना अलाउ है एक्सेप्शन। इनकम टैक्स में हर चीज़ कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो रहता ही है। तो यहाँ पे बोला रूल 6DD बोलता है क्या, अगर आप RBI में पैसे जमा कर रहे हो, LIC इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है, बुक एडजस्टमेंट कर रहे हो, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम ऐसे जगह पे रहते हो विलेज में, उस दिन बैंक वगैरह का सर्वर ही नहीं था इसलिए आपको पेमेंट करने पड़ा, तो ओके। कोई रिटायरमेंट कर रहा है उसके लिए तुम 50,000 तक कैश में दे सकते हो कोई भी चीज़, ठीक है। ऑथोराइज मनी डीलर क्या होता है, तुम डॉलर कैश दोगे तो डॉलर देगा, डॉलर देखो तो कैश देगा एक्सचेंज करा के, तो उसका इसमें अलाउ है। अगर मेरा ऐसा एक एम्प्लॉय है जो कि ना सारा साल ही ऑडिट ही करते रहता है बेचारा, अब उसका बैंक अकाउंट हर जगह पे नहीं है, तो हमको क्या करने पड़ता है, उसको कैश में पेमेंट करने पड़ता है। और टेम्पोरली पोस्टेड अदर देन नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क, जो कि बाहर पोस्टेड रहता है,
फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 15 डेज या फिर उससे ज़्यादा, एंड डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट इन द बैंक एट सच प्लेसेस, तो क्या करना है, उस केस में अलाउ है। तो देखो इनकम टैक्स का देखो तुमको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बुक से ही पढ़ना है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसी बुक पर कि जब सेल्फ स्टडी करके 55 हमको सी इंटर में मिल विदाउट ट्यूशंस, तो हम तुम लोग पढ़ा रहे गाइड करें, ठीक है। 80+ आराम से आ सकते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी और इनकम टैक्स मिला के आराम ठीक से किया तो करना क्या, हाईलाइटर की यूज़ करना है। इस तरह से हम हाईलाइट करें तो ओनली तुमको पढ़ने का तरीका चेंज करना है, ओके। पूरा नहीं पढ़ना है तुमको। जब अगर तुमको रिवीजन देना है तुम क्या करें, जस्ट हाईलाइट वाला पोर्शन तुम देखो, तुमको रिवीजन आ जाएगा। आई थिंक तुमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रहा होगा, अगर तुम कहानी याद है, जस्ट इफ यू जस्ट लुक एट द पेज, तुमको सब याद आ जाएगा अगर हाईलाइट किया हुआ है तो। अदरवाइज बिना हाईलाइट है, बिना मार्किंग है तो सब कुछ नया नया लगेगा, ओके। इसी का रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, कहाँ गया, यहाँ पे देखो। सर एक डाउट, बोलो। सर वो जो बोल रहा है कि पेमेंट मेड बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट मैनुअल सेटअप बोला था। बुक, अरे बुक एडजस्टमेंट मतलब क्या, सपोज डेटर क्रेडिटर, ठीक है। तुम्हारा कंपनी का डेटर था, तुम किसी को क्रेडिट में बेचा और तुम उसी बंदे से क्रेडिट में परचेज भी किया, तो बुक एडजस्टमेंट तो कर ही सकता है, आपस में सेटअप तो कर ही सकता है डेटा क्रेडिटर। तुम बोला कि हम आपसे 10 लाख पाते और हमको आपको 5 लाख देने पड़ेगा, तो हम 5 लाख का बुक एडजस्टमेंट कर दे रहे, बस दैट इज़ अ बुक एडजस्टमेंट। तो पेमेंट भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा हमको, मेरा लाइबिलिटी क्या हो, सेटअप कम हो गया, डेटर के साथ एडजस्ट कर दिए, इट इज़ कॉल्ड बुक एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ना, परचेज ऑफ गुड्स जैसे कि था यहाँ पे, इसका आंसर ब्रिटिश, क्या नाम है तुम्हारा, ब्रिटिशा ना, नाम यस मुझे सर। इसका आंसर तुम देना, इसका आंसर तुम देना, ठीक है। सपोज एक गुड्स परचेज किए हम, सेम सेक्शन से बता रहे, 40 कैपिटल है सबसेक्शन 3 का, एक गुड्स परचेज किए, कैसे, बियरर चेक। बियरर चेक क्या होता है कि ऐसा टाइप का चेक है कोई भी लेके जाके कहीं भी पेमेंट ले सकता है उसका, तो इससे आपका चेक अलाउ नहीं है, बैन है, इनकम टैक्स इसको सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो अलाउ है मतलब अभी चलता है, बट ये एक्चुअली ये सब चेक अभी चलते ही नहीं है, सब अभी अकाउंट पे ही चेक होता है। अकाउंट पे मतलब जिसका नाम है उसी का नाम में, उसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा, अदरवाइज कोई और उस चेक, अगर सपोज मेरा नाम में चेक मिला, तुमको दे भी दिया, तुम उस चेक को लेकर कुछ नहीं कर सकते जब तक अगर तुम्हारा उस नाम में अकाउंट नहीं है तो। हाँ, तुम अगर सेम मेरा तरह डुप्लीकेट नाम तुम अगर कर ली, सेम नाम में अकाउंट खोली, तो तुम्हारा चेक इनकैश हो जाएगा, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ तुम्हारा क्या देखता है, नाम देख, इनकम टैक्स बोले बैंक क्या देखता है, सिर्फ नाम देखता है। सपोज नाम है शेख शाहिद अनवर, तुम्हारा भी नाम शेख शाहिद अनवर है, तुम्हारा बैंक में तुम अपना चेक को थोड़ा ये कर सकते हो इनकैश, ये एक लूफॉल्स है। सेम नाम तो कॉमन हो ही सकता है किसी का भी, नहीं। तो परचेज ऑफ गुड्स बाय बियरर चेक कितना, 18,000, क्या ये अलाउ होगा इनकम टैक्स में कि नहीं अलाउ होगा? हम इससे पूछते, हाँ बोलो। I think not allowed क्योंकि बिकॉज बियरर चेक है, अकाउंट पे ही चेक अलाउ था, बियरर चेक अलाउ नहीं है, क्रॉस चेक अलाउ नहीं है, और वो भी क्या मोर देन 10,000 है। अगर यही वाला मोर देन 10,000 अलाउ नहीं है, लेस देन 10,000 होता तो शायद अलाउ कर सकता था बियरर चेक में, बट मोर देन 10,000 है, नहीं है तो अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट भी तुम ही बताओ, बाकी लोगों को तो किया हुआ है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन इस डेट, क्या बोल रहे हो? हाँ, बिकॉज वहाँ पे मना कब किया है, अकाउंट पे चेक एक्सीडिंग 10,000 बोला है, ठीक है। और प्रैक्टिकली कोई बियरर चेक में इशू करता भी नहीं है, कभी तुम ऐसी सिचुएशन देखेगा भी नहीं, ठीक है। तुम इसको बियरर चेक करेगा, तुम इसको कैश ही थाम लो ना, अब ठीक रहेगा, ओके। प्रैक्टिकली जाओ ना। परचेस ऑफ गुड्स जो भी डेट में हम किए होंगे वट एवर, 15,000 में एक गुड्स परचेस की तुम, ओके। किसी से सप्लायर से तुम गुड्स परचेस की, उसका पेमेंट कर रही हो कैसे, कैश में, किसको, मिस्टर एक्स को, ओके। नाउ 2 तारीख को तुम की 8,000, 3 तारीख को की 7,000, तो बताओ ये 8,000 या 7,000 जो है, क्या इसका एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में अलाउ होगा, यस और नो? बाकी लोग साइलेंट, प्रीतिशा बोलो। होगा कि नहीं होगा? I think no because this is also more than 10,000. That is also more than 10,000, but the limit is what, per day per person, right? What did I say, per day per person? So per day, is it more than 10,000? No. And per person, Mr. X, same person, I am making payment to Mr. X, same person, but 2 different date, not on the same date. If the situation had been this, like अगर सपोज 15,000 डायरेक्टली हम पेमेंट करते मिस्टर एक्स को ऑन 2 जनवरी 23, तब देन क्या ये अलाउ होता? इज इट अलाउबल एक्सपेंडिचर इन इनकम टैक्स? ये सेम डे
क्योंकि सेम डे में सेम पर्सन से मोर देन 10,000 हो जा रहा तो अलाउ नहीं होगा, बट हाँ डिफरेंट डे में आप पेमेंट करो ना लेस देन 10,000 करके अलाउ है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो क्या था तुम्हारा, बट नेक्स्ट उसके बाद देखो नेक्स्ट सिनेरियो क्या था, सेम 15,000 हम परचेज किए एंड ही पेड इन कैश ऑन द सेम डे। मिस्टर एक्स को हम सपोज मॉर्निंग में दे दिए 7,000, सपोज हम मिस्टर एक्स से हम कोई मटेरियल कुछ भी परचेज किए, तो मिस्टर एक्स को बोले कि आपको हम मॉर्निंग अभी एक काम करते हैं, अभी हम 7,000 दे देते, फिर इवनिंग में मेरे कस्टमर से पैसा मिलेगा, आई विल मेक यू अनदर पेमेंट लाइक 8,000। तो ऑन द सेम डे आई हैव मेड द पेमेंट एंड द टोटल पेमेंट ऑन द सेम डे इज मोर देन 10,000, तो अलाउ होगा कि नहीं मिलेगा, डिसअलाउ होगा, डिसअलाउ कर देगा ये, ठीक है। entire expenditure will be disallowed, entire expenditure will be disallowed। नेक्स्ट तुम्हारा क्या था, परचेज ऑफ गुड्स ऑन दिस पेड इन कैश ऑन सेम डे। मिस्टर एक्स को 7,000 दे रहे एंड मिस्टर वाई को 8,000 दे रहे, तो टोटल पेमेंट हम किए 15,000 बट टू डिफरेंट पर्सन, इज इट अलाउबल? बिकॉज डिफरेंट पर्सन है सर, पर डे पर पर्सन का लिमिट है। ओके, हर सिनेरियो इसमें कवर है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेड बाय क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक अलाउ है, नो, डिसअलाउ हो जाएगा पूरा इंटायर। जितने भी तुम 10 ऐसे ऊपर आएगा तो इंटायर एक्सपेंडिचर तुम्हारा क्या करेगा, डिसअलाउ कर देगा। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू ओनर ऑफ द ट्रक, हम कोई गुड्स आई परचेज सम गुड्स, तो उसको लेके उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेमेंट करने पड़ा, ठीक है। तो उसमें से सपोज फर्स्ट सिनेरियो है कि 2 जैन को 34,000 पेमेंट की इन कैश, तो अलाउ कि डिसअलाउ? इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर लिमिट कितना था, 35,000, राइट, पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे। तो यहाँ पे ठीक है 34,000 लेस देन 35, ओके, बट यहाँ पे तो सर ग्रेटर देन 35 हो जा रहा है, तो यहाँ पे डिसअलाउ कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मेन जहाँ से लेक्चर 3 स्टार्ट करना था एक्चुअली। ऐसे तुम्हारे लिए मुझे समझाने पर, अदरवाइज हम अगर डायरेक्ट यहाँ से समझाएंगे तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है। एनीवे बाकी लोग को भी साथ से साथ रिवीजन हो गया, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्या